गुड आफ्टरनून बच्चों। कुछ सवाल दिए थे मैंने करने के लिए आपको शायद। एक तो क्लास नोट्स में वो था, क्लास नोट्स में एक सवाल तो वो था, in a triangle ABC if O is the circumcenter and R1 R2 R3 are the circumradii of triangle OBC OCA OAB। एक तो वो था। एक मेरे हिसाब से दूसरा कौन सा था? एक ही था, दो थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला था, एक था आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। If in an isosceles triangle one angle is 120 degree, one angle is 120 degree and its in radius is this। एक वो था ना, एक मैंने जो है आपको दिया हुआ भी था कि वो in a triangle ABC prove that cos A plus cos B plus cos C is less than equal to 3/2, है ना? वो याद भी रखना चाहिए अपने को और उसको देख लेंगे अपन, कई बार जरूरत पड़ जाती है उस चीज की, तो उसको निकालते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। पहले आते हैं वो सरकम सेंटर वाला। इन सरकम सेंटर, अगर ओरिजिन सरकम सेंटर है A/R1 B/R2 C/R3, इस सब हमें कैलकुलेट करना है, इनको निकाल के दिखाना है। सवाल आपको पता ही है, हमें पता था कि ओरिजिन इज सरकम सेंटर, ओ ओरिजिन नहीं, ओ इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और हमें दिया हुआ था कि R1 R2 R3 आर सरकम रेडियई ऑफ ट्रायंगल OBC OCA एंड OAB। तो A/R1 B/R2 C/R3 इज 4R अपॉन डेल्टा स्क्वायर या ABC अपॉन डेल्टा क्यूब प्रूव करना था अपने को। तो बना लिया होगा, वैसे मैं बता देता हूं, फिर भी आपको शायद हो जाता है। वैसे ट्रायंगल ABC दे रखा है और उसका सरकम सेंटर दिया हुआ है, उसका सरकम सेंटर ओरिजिन है। ओरिजिन क्या? O है। ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC बना लिया हमने, और ABC बना के ऐसे देख सकते हैं, इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ये ट्रायंगल ABC हो जाएगा। और सरकम सेंटर इसका O दे रखा है, और इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये कैपिटल R होगा, ये भी कैपिटल R होगा, वो भी कैपिटल R होगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, सब कैपिटल R आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं हमें जो है, एक तो ट्रायंगल OBC है, यानी ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसका जो सर्कम रेडियस है वो तो कैपिटल R1 के बराबर है, इसका सर्कम रेडियस कैपिटल R1 के बराबर, OBC का। OCA का जो सर्कम रेडियस है ये कैपिटल R2 के बराबर है, और इसका जो सर्कम रेडियस आएगा वो R3 के बराबर आएगा, ऐसा दे रखा है मतलब ना। OBC का सर्कम रेडियस R1 है, OCA का R2 है, और OAB का R3 के बराबर, और हमें निकालना है A/R1। तो हमें जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है A/R1 B/R2 C/R3, इसी पर कंसंट्रेट करना है हमें, और दिखाना है कि ये 4 अपॉन डेल्टा स्क्वायर या ABC अपॉन डेल्टा क्यूब के बराबर आएगा। अब पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, हम ट्रायंगल OBC की बात करते हैं, किसी एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, बस ट्रायंगल OBC की बात करते हैं। इसका मुझे सर्कम रेडियस निकालना है, तो ट्रायंगल दुनिया का कैसा भी हो, सर्कम रेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं, तो उसमें साइन रूल लगा दो, या फिर ABC अपॉन 4 डेल्टा, या फिर ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो पहले हम इस ट्रायंगल OBC के अंदर साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं R1 निकाल रहा हूं, सर्कम रेडियस इसका R1 के बराबर है, तो साइन रूल अगर मैं लगाऊंगा
तो बेसिकली ये साइड तो पता है मुझे, इसकी लेंथ मेरे को 1 r के बराबर है, लेकिन सामने वाला एंगल हमारे पास नहीं है, इस लेंथ को लूंगा r, सामने वाला एंगल नहीं है ना भाई। हम देख रहे हैं साइड लेंथ देता है BC, क्या BC के सामने का एंगल हमारे पास है? यस, सामने का एंगल हमारे पास है। ये एंगल कितना है? 2 एंगल है, ये एंगल 2 है। तो अगर मैं OBC ट्रायंगल में साइन रूल लगा रहा हूँ, साइन रूल क्या होता है? ट्रायंगल की साइड लो, उसको सामने वाले एंगल के साइन से डिवाइड करो, तो आएगा BC अपॉन साइन 2, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, and this will come out to be the twice of circumradius. Yeah, this ratio will come out to be the diameter of circumcircle of this triangle. इस ट्रायंगल का circumcircle उसका diameter क्या होगा? 2r के बराबर होगा, ऐसा मैं दिया हुआ है। इस समझ में आ गया शायद आपको? अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ what is BC? BC is small है, what is A upon R1? A upon R1 is 2 sin 2, क्या आ जाएगा? 2 sin 2 के बराबर, ये 2 sin 2 आ जाएगा, A upon R1 is 2 sin 2। समझ आ गया ना? BC को अगर ये हो गया। एंड सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, तो ये लेंथ आएगी b के बराबर, और इसके सामने का ये एंगल कितना आ जाएगा? 2b आ जाएगा। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट b upon r2 0, b upon r2 0, 2 टाइम्स ऑफ sin 2b आ जाएगा। एंड सिमिलरली c upon r3 will come out to be 2 into sin 2c, हो जाएगा 2 into sin 2c के बराबर। निकालना क्या है हमें? a upon r1, b upon r2, c upon r3 हमें कैलकुलेट करना है, और उसको निकाल सकते हैं। a upon r1, b upon r2, इन तीनों को जोड़ दो आप, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो वो जो मैंने कल ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले लिखाए थे, अगर वो याद रखेंगे तो उनका एडवांटेज मिलेगा आपको। therefore a upon r1 plus b upon r2 and plus c upon r3 and plus c upon r3 is equal to, एक तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा और जैसे इनको ऐड किया तो क्या हो गया? सिग्मा sin 2a बन गया, सिग्मा sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। हम बात ट्रायंगल एबीसी की कर रहे हैं, और ट्रायंगल एबीसी के अंदर सिग्मा sin 2 क्या होता है? 4 sin a sin b sin c, तो 2 की जगह 2 रहेगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 sin a sin b sin c, 4 sin a sin b and sin c। आंसर किसमें चाहिए आपको? 4r अपॉन डेल्टा स्क्वायर चाहिए, कैपिटल R इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या sin a से हम कैपिटल R ला सकते हैं? यस। व्हाट इज a अपॉन sin a? व्हाट इज a अपॉन sin a? भाई ये जो एंगल है वो ट्रायंगल एबीसी का है, तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर लिख दिया हमने 8, sin को लिख सकते हैं a अपॉन 2r, इसको लिख सकते हैं b अपॉन 2r, और इसको लिख सकते हैं c अपॉन 2r। sin a को लिख सकते हैं a अपॉन 2r, b अपॉन 2r, c अपॉन 2r। तो कितना आ जाएगा? इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 और आ गया abc अपॉन r3, याद आएगा abc अपॉन r3, abc अपॉन r3। और व्हाट इज abc? 4r डेल्टा, abc को लिख देंगे अपन 4r डेल्टा अपॉन r3 आ जाएगा, तो सेकंड वाला आ जाएगा 4 डेल्टा अपॉन r2। ठीक है ना? ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के देखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? शायद आप ऐसे निकाल लिया, निकाल के देख लिया अपन, ठीक है ना? ऐसा निकाल लिया। अब हम ध्यान से देखें, हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है? ऑप्शन है अपने पास भाई, एक तो आंसर आ गया, वो इससे फायदा ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी थी कंडीशनल, उसका यूज भी कर लिया इसमें। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ओबीसी ट्रायंगल पर, मुझे इसका क्या निकालना है? सर्कमरेडियस निकालना है। सर्कमरेडियस निकालने का एक तरीका और है, ठीक है? हमारा काम चल गया, हमने वो लगाया, बेस्ट सही होता है साइन रूल लगाने की कोशिश करो अगर लग सकता हो, क्योंकि आसान रहता है, वरना ऐसे निकाल सकते हैं। सिंस r1 इज इक्वल, इस ट्रायंगल का निकालना है मुझे सर्कमरेडियस, तो इसकी तीनों साइड चाहिए हमें। इसकी साइड क्या है? ये r, ये r, ये क्या है? BC, इसको स्मॉल a बोल सकते हैं अपन, और वो क्या आएगा? उसका एरिया चाहिए, ये आएगा a, i नहीं r1, तीनों साइड चाहिए ना भैया, abc अपॉन 4 डेल्टा, तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन 4 इनटू एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो एक साइड तो हो गई r, एक साइड हो गई r, एक साइड हो गई a, 4 और इनटू डेल्टा। अब इसका एरिया पता नहीं है अपने को, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है वो पता नहीं, वो अलग बात है, मैं एरिया निकाल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये एंगल मुझे पता है 2a, और अगर ये एंगल पता है तो फिर एरिया की इसकी जरूरत ही क्या पड़ेगी? साइन रूल लगा देंगे अपन, a अपॉन sin 2a कर देंगे ना। हम मान के चल रहे हैं हमने एंगल पर ध्यान नहीं किया हमारा, हम इससे यूज करके निकाल सकते। हमने मान लिया इसका एरिया डेल्टा 1, इस ट्रायंगल का एरिया मैंने मान लिया डेल्टा 1 के बराबर, मान लिया भाई इस ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 1 है, इसका एरिया डेल्टा 2 हो जाएगा, इसका मान लेते हैं डेल्टा 3, ये मान लेते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड प्लस डेल्टा 3, दिस विल कम आउट टू बी डेल्टा, डेल्टा के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है भाई, ये पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इसका एरिया चाहिए था। हमें एरिया चाहिए इस ट्रायंगल का, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया कि डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, यहाँ लिख दिया। अब हमें चाहिए a अपॉन r1, तो a अपॉन r1 इज 4 डेल्टा 1 अपॉन r स्क्वायर,
यहाँ से लिख सकते हैं अपन a upon r1 is equal to 4 delta 1 upon r square. And similarly, we can calculate b upon r2. That will come out to be 4 delta 2 upon r square. वो ऑब्वियस सी बात है, इसके बराबर आ जाएगा। और मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो वो एक r, फिर एक r, एक हो जाएगा ac, ac को बोलेंगे b, और वो किसके बराबर आया? अपॉन 4 into delta 2, वो r2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अपन ये निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी बच्चों आपको? ये निकाल लिया, उसके बाद ये निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली c upon r3 will come out to be 4 delta 3 upon r square. बस हमें इन तीनों का सम निकालना है, इन तीनों को जोड़ दो आप, इन तीनों को ऐड कर, जिससे ही मैं इन तीनों को ऐड करूंगा व्हाट वी गेट, अगर इन तीनों को ऐड करूंगा तो a upon r1 प्लस का b upon r2 प्लस का c upon r3, this will come out to be, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 4 upon r square मेरे पास कॉमन आ जाएगा, we get delta 1 plus delta 2 plus delta 3, and that will come out to be delta, आ जाएगा 4 delta upon r square, 4 delta upon r square आ जाएगा, ठीक है ना, 4 डेल्टा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4 डेल्टा को चेंज कर देंगे अपन, वो r इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल्टा का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी निकल जाएगा। तो ये ऐसे भी निकाल सकते थे, वैसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरह से निकाल लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लिया। पर ठीक है, अच्छा वो सवाल होता है कहीं ना कहीं अपने को जानकारी है, ट्रायंगल का सर्कल रेडियस निकालना है, दोनों तरीके लगा के देखें, हो सकता है हमारे माइंड में कोई एक तरीका अप्रोच कर फॉलो स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जो भी फॉलो करे भैया तो दोनों बातें हमारे माइंड में आनी चाहिए, साइन रूल लगा दो। लेकिन सर्कल रेडियस निकालने के लिए जब भी हम साइन रूल लगा सकते हैं, एंगल वगैरह हो तो सर्कल रेडियस निकालने के लिए उसका यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों से कर लेंगे। एक सवाल और था, ट्रायंगल दे रखा था आइसोसेलेस, और हमें उसका जो है वो एरिया कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वन एंगल इज 120 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होंगे, तो जो इक्वल एंगल है वो 120 तो हो नहीं सकते हैं। तो मैंने मान लिया भाई ये एंगल ए है हमारे पास, और ये एंगल बी और ये एंगल सी है, तो एक एंगल उसका 120 है। अब ट्रायंगल आइसोसेलेस दो एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तो इनका सम कितना है 60, और दोनों बराबर है, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। वैसे कर लिया होगा आपने, लेकिन अब मुझे पता नहीं है, मैं आप किसी बच्चे को नहीं आया होगा, मालूम दिक्कत आई होगी, तो मैंने क्या रखा है, आप सॉल्यूशन डाल दिया करो, एक बच्चा कम से कम, भाई होमवर्क दिया था, कोई भी एक बच्चा जिसको लगता हो मैं डाल सकता हूँ डाल दिया करो, ताकि जिसको नहीं आया वो देख लेगा, समय बच सकता है अपना। तो ये सब तीनों एंगल हमारे पास है, ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे पास है, ऐसा नहीं कि एंगल ए मेंशन किया हुआ था, हमने एज्यूम कर लिया भाई ये एंगल है, इसको बी मान सकते हैं यहाँ पे। अब ये हम देख रहे हैं भाई ये तो स्मॉल है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड बराबर होंगी, तो ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास है। एक हमें दिया हुआ है आर हमारे पास √3 है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू डेल्टा, डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैसे अलग अलग तरह से स्टार्ट कर सकते हैं ना, डेल्टा निकालने के लिए हम देखें कि भाई ट्रायंगल की दो साइड हमारे पास है, और ये बीच का एंगल हमारे पास है, ये दो जानकारी हमारे पास है, एक जानकारी ये भी है, एक एंगल दिया हुआ था, एक जानकारी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रायंगल की तीनों एंगल बताएं मुझे, और अगर तीनों एंगल बताएं, तीनों एंगल मुझे पता है, और मुझे आर भी पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर भी मुझे पता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, आर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, सिंस आर इज इक्वल टू बी, आर इज इक्वल टू बी, एरिया निकालना है, आर इज इक्वल टू बी, शायद आर दिया हुआ है मेरे को ना, आर हमेशा दिया हुआ है, और हमें एरिया निकालना है इसका, ये एंगल दे रखा है, और हमें कैलकुलेट करना है इसको ना, तो हम यूज कर सकते हैं आर इज इक्वल टू बी, बी इज द कॉस बी बाई 2 का यूज कर लेंगे, और साइन ए बाई 2 और साइन सी बाई 2, भाई तीनों एंगल हमारे पास है, स्मॉल आर में दिया हुआ है ना, और सिर्फ अगर बी निकल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और इस फॉर्मूले का यूज करके घर से करके लाया हो ना आप, घर से करके नहीं लाया होमवर्क करके लाया ना घर से, ये आइडिया देना, इतना लिखवाना भी गलत है, बल्कि जब ये सवाल आप घर से करके लाए तो इतना लिखवाने की जरूरत क्या है, इतना मैं लिख रहा हूं तो मतलब आप पे वो कर रहा हूं ना, और आप बोल रहे हो लिखने के लिए टाइम दिया करो ना, ये तो घर से करके लाया ना, अब क्या टाइम दूंगा इसमें मैंने, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ आपको, एक एक बात फिर भी लिखा रहा हूँ आपको ना। तो भाई ये सब फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अब तीनों एंगल हमारे पास है, तो तीनों एंगल का यूज करके निकाल सकते हैं। तो आर कितना है, आर √3 हमारे पास, √3 इज इक्वल टू, यहां से बी निकल जाएगा बस, अब इतना सफिशिएंट है, तीनों एंगल मेरे पास है, आर मेरे पास है, यहां से मैं बी निकाल लूंगा, और अगर बी आ जाएगा तो हाफ टू साइड्स, और उनके बीच का एंगल मुझे पता है, वहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो बी आ जाएगा, यहां से जो भी आएगा वही 15 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ जाएगा 15 डिग्री, यहाँ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री हो जाएगा, वही 15 डिग्री हो जाएगा,
और यहाँ से फिर आप बी कैलकुलेट कर लेंगे साइन 15 डिग्री, फिर आ जाएगा साइन 15 डिग्री अपॉन वो आ जाएगा 60 और 60 व्हाट इज cos 60, cos 60 is 1/2, cos 60 1/2 आ जाएगा। अब साइन 15 डिग्री की जरूरत यूज करने की जरूरत नहीं है, cos 60 का 1/2 है, इस 2 को मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा, 1/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, अब ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर, sin 15 डिग्री का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे, 2 sin स्क्वायर, व्हाट इज 2 sin स्क्वायर, 1 minus cos, 2 sin स्क्वायर इज 1 minus cos, 1 minus cos और एंगल डबल हो जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर का मतलब 1 minus cos और स्क्वायर को गायब कर रहे थे, एंगल डबल हो जाएगा और ये आ जाएगा √3 is equal to b और what is cos 30, cos 30 is √3/2, ऐसा निकालना, b will come out to be 2 into √3 upon 2 minus √3, सही लिखा है शायद मैंने, ये b आ जाएगा ऐसा, सही ना, ऐसे निकाल लिया हमने, b कैलकुलेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, अब हम निकाल सकते हैं, एरिया निकालना है तो वी कैन फाइंड द एरिया, सिंस एरिया इज इक्वल टू, दो साइड हमारे पास है हाफ, एक साइड b है, दूसरी साइड b है, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, तो एरिया निकाला जा सकता है, एरिया 1/2 आ गया, b स्क्वायर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, b स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4 into 3 अपॉन 2 minus √3 होल स्क्वायर, 2 minus √3 होल स्क्वायर और sin 60, sin 120 is √3/2, sin 120 is √3/2, तो मैनिपुलेट कर लेंगे, या तो यही सिंपलीफाई कर लो उसको ना, ताकि या तो यही सिंपलीफाई कर लें इसको लिख सकते हैं b is equal to 2 into √3 और into 2 plus √3, ये ऐसा आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लिया हमने, इसको ऐसे लिख लिया ताकि वो डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं ना, ताकि डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं और आंसर निकाल सकते हैं फिर इसका, ये मैंने सिंपलीफाई कर लिया ना, और आंसर जो है जनरल ट्रेंड ये होता है कि आंसर जब भी लिखा जाता है तो बिल्कुल सिंपलीफाइड टर्म्स में लिखते हैं आंसर को, अपन बिल्कुल सिंपलीफाइड वे में आंसर को लिखा जाता है ना, तो आंसर हम निकालेंगे अगर, तो आंसर सिंपलीफाई करने पर आ जाएगा और बाद आंसर आएगा, दिस इज आंसर विल कम आउट टू बी 12 + 7 √3, जो एरिया आएगा, या तो ऐसे यूज कर ले, बाद में रैशनलाइज करेगा, या पहले रैशनलाइज करना है, इसको b को निकाल ले और b ऐसा आ जाए, है ना, मेरी बात समझ रहे शायद, ऐसा निकाल लेंगे और निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 12 + 7 √3, 12 + 7 √3, ये ऐसा आंसर आ जाएगा, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, कर लेंगे मेरे हिसाब से ना, 12 + 7 √3 सिंपलीफाई करके निकाल लेंगे और देख लेंगे अपन, इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। तो दोनों सवाल कर लिए हमने ना, दोनों को कर लिया हमने, इन डेटर्स की बात कर रहे थे हम, और वो ट्रायंगल में क्या है, वैसे ये भी हमें याद रखना चाहिए, इन ट्रायंगल एबीसी मैंने दिया भी था कल आपको, इन ट्रायंगल एबीसी cos A plus cos B plus cos C is equal to cos A plus cos B plus cos C is equal to less than equal to 3/2, यानी ट्रायंगल एबीसी के अंदर cos A plus cos B plus cos C की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 3/2 के बराबर आती है, ट्रायंगल एबीसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A plus cos B plus cos C is equal to that is less than equal to 3/2, मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आएगी, यानी 3/2 के बराबर आएगा या उससे कम आएगा, और इक्वलिटी होल्ड तब करेगी जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, अगर मैं इक्विलेटरल लूंगा तो एंगल 60 60 60 1/2 1/2 1/2 3/2 आ जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 3/2 आ जाती है, इसको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं अपन, इसको निकालने के लिए अपन ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए मैक्सिमम आता है, मतलब पूरा निकालना हो तो अलग बात है, और अपन विजुअलाइज कर सकते हैं भाई ये मैक्सिमम 3/2 के बराबर आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, देखो ऐसा इसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज 1 + 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2 less than equal to 3/2, हम जानते हैं व्हाट इज cos A plus cos B plus cos C 1 + 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2, और हम देख सकते हैं इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो 4 कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ sin A/2, इसका यूज करने पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो वी कैन से sin A/2 sin B/2 और sin C/2, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ट्रायंगल के अंदर 1/8 आ जाएगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि sin A/2 sin B/2 sin C/2 मैक्सिमम 1/8 के बराबर आता है, तो बेसिकली वो यहीं से निकाला है हमने, हमें ये भी याद रहना चाहिए कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आती है, और अगर ये मैक्सिमम 3/2 है तो इन ट्रायंगल एबीसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A/2 sin B/2 sin C/2 इज 1/8 है ना, ये याद रखेंगे अपन, कल निकाल के भी लाने की कोशिश करेंगे इसको ना, आप घर से निकाल के लाने की कोशिश करें, इसको निकालते हैं दिक्कत आती है
इसको निकाल सकते हैं ना, निकाले वो तो ये निकाला ये निकाले एक ही बात है ना, हो सकता है किसी ने देखा नहीं हो, वरना इसको निकाल के लाएंगे अपन ना, वरना याद रखेंगे ना, मैं बताने की कोशिश करूंगा फिर कल आपको ना कैसे आता है ना, वरना याद रखेंगे इसको कि ये 3/2 होता है और ये 1/8 होता है, ये याद है तो वो भी निकाल सकते हैं, वो याद है तो ये भी निकाल सकते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं। तो 2 सवाल दिए थे मैंने आपको करने के लिए, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, लिखें एक सवाल और लिखें। if alpha beta gamma if alpha beta gamma if alpha beta gamma if alpha beta gamma are the distances of if alpha beta gamma are the distances of vertices of a triangle ABC, distances of vertices of a triangle ABC from the corresponding points of contact, the corresponding points of contact of in circle, then prove that alpha into beta into gamma upon alpha plus beta plus gamma is equal to r square। प्रूव करना है कि r स्क्वायर के बराबर है। स्मॉल r समझते हैं, स्मॉल r इज इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हमने एफर्ट कर रखा है, ऐसे सवाल करना आसान है, अगर अपन एफर्ट नहीं करते तो सवाल करने में दिक्कत आती है। Alpha beta gamma are the distances of vertices of a triangle ABC from the corresponding points of contact of in circle, then prove that alpha beta gamma upon alpha plus beta plus gamma is equal to r square। तो याद है मैं अल्फा इज एस माइनस ए, बीटा इज एस माइनस बी, गामा इज एस माइनस सी। तो मेहनत करने का फायदा तो मिलता है, कहीं ऐसी बात थोड़ी है ना, मेहनत बेकार नहीं जाती है हमारी, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो काम आती है। तो वर्टेक्स है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सब लिखवा रखा है मैंने आपको, इवन लिखवा भी रखा है, प्रूव भी करवा रखा है, अलग से भी लिखवा रखा है, सब प्रूव करवा रखा है। तो वो अल्फा बराबर क्या है, डायग्राम समझ रहे हैं अपन, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इन सर्कल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनसे डिस्टेंस रखी है अल्फा बीटा गामा। वो एक्सरसाइज 3 का भी सवाल है ना मैंने करने के लिए आपको, वो भी किया होगा आपने। क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए सवाल करने के दौरान, तो होमवर्क दिया था ना उसमें कोई दिक्कत आया तो क्लास नोट्स को रेफर करना चाहिए, हमारी क्लास में क्या लिखाया गया है, क्या कोई सवाल कराया गया है इस तरह का, क्लास नोट्स को भी रेफर करना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ हमारे पास, इसको डी मान लिया, मान लो मैंने, इसको मैंने ई एज्यूम कर लिया और इसको मैंने एफ एज्यूम कर लिया। तो जो वर्टेक्स है उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे, एफ और ई होंगे ना। ये डिस्टेंस में अल्फा दे रखी है, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है हमारे पास है और ये गामा है, ये डिस्टेंस गामा दे रखी है, ये अल्फा दे रखी है, बीटा दे रखी है। तो हम जानते हैं व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एस माइनस है, तो सिंस अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस है, अल्फा हमारे पास है एस माइनस है, अल्फा इज इक्वल टू एस माइनस है, बीटा इज इक्वल टू है एस माइनस बी एंड गामा इज इक्वल टू है एस माइनस, गामा इज इक्वल टू एस माइनस सी। बस इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो आप, एक तो ऐड कर सकता हूं, ऐड करने पर क्या आएगा, therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, therefore अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एस, 3s माइनस 2s हो गया, वो तो ऐसा आ गया ना, और अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा निकाल सकता हूं, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, मतलब हमेशा लग रहा है भाई अगर ये ऐसा आया था ना तो हमारा काम चल जाता, हमने क्या करा, इसको एस से मल्टीप्लाई कर दिया और एस से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, डेल्टा स्क्वायर बाय एस हो गया, डेल्टा स्क्वायर बाय एस, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई डेल्टा स्क्वायर बाय एस,
और व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो आ गया एस। मतलब इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं ना। देन फॉर अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज कितना आ गया, ये तो आ गया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर बाय एस, और ये वाली कितनी आ गई, ये वाली एस आ गई, ये एस आ जाएगा और उसको लगा दिया डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, हमें चाहिए आर स्क्वायर, व्हाट इज डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर। ठीक है ना, वो हो सकता है इनकी न्यूमेरिकल दे दें, इनकी न्यूमेरिकल दे दें, उससे आर स्क्वायर पूछ लेना, उससे आर पूछ लिया हमसे ना, तो हमने सिंबलिक फॉर्म में किया है ना, तो ये लेंथ याद रखने का फायदा है, इसीलिए वो सेकंड वाले फॉर्मूले को हमने अलग से ड्राइव करने का ये एडवांटेज है, इन लेंथ को अपन याद रख सके ना। तो ऐसे इन रेडियस के काफी सारे सवाल कर लिए हमने, इन रेडियस का यूज करके फॉर्मूले थे उनको डिराइव कर लिया, उनका यूज करके निकाल लिया। ऐसे क्या लिख लो, ये हमने ट्रायंगल की बात की है ना, एक सवाल आया है, वैसे आप थोड़ा पढ़ते भी शायद छोटी क्लासेस में, लेकिन एक सवाल भी आया है AEEE के अंदर, उसमें अगर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है तो उसका सर्कम रेडियस और उसके n रेडियस का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, लिख लो इसको ना ताकि याद रहेगा अपने को। If capital R and small r, if capital R and small r be the circumradius and in radius, if capital R and small r be the circumradius and in radius of n-sided regular polygon, having side length small a, having side length small a, then यानी एक रेगुलर पॉलीगन हमारे पास है n साइडेड एक रेगुलर पॉलीगन हमारे पास है, उस पॉलीगन की साइड लेंथ क्या है, a है ना, अगर वो रेगुलर है सारी साइड लेंथ a के बराबर आ जाएंगी ना, और उसका जो सर्कम रेडियस है वो r है और इन रेडियस स्मॉल r, उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, देन फर्स्ट r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू a/2 cosec pi by n, r इज इक्वल टू a/2 cosec pi by n। a का मतलब क्या है, a is the side length of the regular polygon, what is n, n is the number of sides in the polygon, n is representing the number of sides in the polygon, यानी अगर अपन चाहें तो इसका यूज करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस भी निकाल सकते हैं ना, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a के बराबर है तो सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, चाहे तो n बराबर 3 रख दें और जो भी साइड लेंथ होगी उसको रख देंगे, वो आ जाएगा। ये जनरलाइज में लिखा है हमने, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन का सर्कम रेडियस है whose side length is equal to small a, और अगर मैं निकालना चाहूं स्मॉल r तो स्मॉल r निकाल सकता हूं, r is equal to a/2 and cot of pi by n, cot of pi by n, इनको निकाल सकते हैं हम, चाहे दोनों को निकाल भी सकते हैं, और हम जानते हैं भाई सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं, और इन सर्कल का मतलब क्या होता है ये भी हम समझते हैं। इन सर्कल जो होता है वो टच करता है सारी साइड्स को, और सर्कम सर्कल जो होता है सारे वर्टेक्स से पास होता है, तो इनको निकाल सकते हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा, लेकिन हम निकाल भी सकते हैं चाहे तो। ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है और ये इन रेडियस का फॉर्मूला है, a इज द साइड लेंथ लिखवाई रखा है मैंने आपको, और n का मतलब है नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन, तो आप निकालने की कोशिश करो ना, मैं थोड़ा टाइम देता हूं आपको, आप सर्कम रेडियस निकालने की कोशिश करें, n साइडेड एक रेगुलर पॉलीगन है उसका मुझे सर्कम रेडियस निकालना है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और उसका मैं साइड लेंथ निकालना है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है उसका मैं साइड लेंथ निकालना है, तो ये उस n साइडेड पॉलीगन का मैंने सर्कल बना लिया, और अब रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड लेंथ बराबर होंगी, ये मैंने निकाल लिया,
n वर्टेक्स होंगे, मतलब अगर n साइड हमारे पास है तो n वर्टेक्स होंगे। पता नहीं n की वैल्यू कितनी है, पता नहीं है। हो सकता है वो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है वो स्क्वायर हो सकता है रेगुलर पेंटागन हो। ऐसे कोई रेगुलर पॉलीगन बना हुआ है n साइड का, ऐसे कोई रेगुलर पॉलीगन बना हुआ, और ये सर्कल क्या कर रहा है, उस पॉलीगन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने मान लिया भाई ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे ये an मान लिया। n साइडेड है तो n वर्टेक्स हो जाएंगे उसके अंदर, a ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने ऐसे o एज्यूम कर लिया। अब पहले इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, सर्कम रेडियस निकालना चाह रहे हैं। तो सर्कम सेंटर भाई, जो भी सर्कम सेंटर जो भी है, ये जो सेंटर है सर्कम सर्कल का, इनको सारे वर्टेक्स से मिला दो आप, इनको इन सारे वर्टेक्स से मिला दिए, क्योंकि ये पॉलीगन जो है रेगुलर है तो सारे एंगल क्या होंगे, सेंट्रल एंगल बराबर होंगे ना। ये सारे, ये ए है, स्मॉल है, और ये क्या होंगे, कैपिटल आर, ये आ जाए कैपिटल आर, सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस, सब सर्कम रेडियस के बराबर होंगे, और सारे सेंट्रल एंगल बराबर होंगे क्योंकि पॉलीगन रेगुलर है। तो एक सेंट्रल एंगल कितना आ गया अभी, पूरा सेंट्रल एंगल तो 2 पाई होगा, और 2 पाई अपॉन n, जो एक सेंट्रल एंगल आ जाएगा वो 2 पाई अपॉन n आ जाएगा। दिस एंगल विल कम आउट टू बी 2 पाई अपॉन n, ये एंगल आ जाएगा 2 पाई अपॉन n, ये भी 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n, सारे एंगल आ जाएंगे। अब हमें r कैलकुलेट करना है इसका, तो बस सिंपल ज्योमेट्री उसका इस्तेमाल कर लो। भाई ये सर्कल की कॉर्ड है, ये सर्कल की कॉर्ड है, ये उसका सेंटर है, यहां से ड्रॉ कर दो आप परपेंडिकुलर, यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसने कॉर्ड को क्या करा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को डी मान लिया हमने। तो पूरा तो हमारे पास ए है, हमें दिया हुआ है कि पॉलीगन का साइड लेंथ ए के बराबर है, तो आधा कितना हो जाएगा, वो a/2 हो जाएगा, यानी एडी की लेंथ कितनी हो गई, a/2 हो गई, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, हम जानते हैं ना। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं परपेंडिकुलर, तो दो ट्रायंगल बन गए ओ ए डी, ओ ए1 डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, π/n आ जाएगा, दिस एंगल इज π/n। मेरी बात समझ रहे शायद आपने, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, बस आपने निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। इन राइट एंगल, जैसे हमने ट्रायंगल में निकाला था ना, वैसे ही निकाल रहे हैं। ट्रायंगल में भी यही अप्रोच फॉलो किया था हमने सर्कम रेडियस निकालने के लिए, तो यहाँ भी फॉलो कर लिया ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी ए1, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस, इसको निकाल सकते हैं, और इसको निकाल के देखा जा सकता है। इसको अगर मैं निकालूंगा तो इसको निकालने पर कितना आ जाएगा, दिस इज साइन ऑफ π/n इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज a/2 and what is hypotenuse is r, therefore a/2 is equal to r sin π/n, और इसको a is equal to r निकालना है तो r निकाल सकते हैं, therefore r is equal to a/2 and cosec of π/n, that is cosec of π/n, यहां से ऐसे निकाल लिया ना, r is equal to this, ठीक है ना, ऐसे निकाल लिया। अब ऐसे जो इन रेडियस होगा ना, इन रेडियस को भी ऐसे निकाल सकते हैं हम, इन रेडियस को, अभी ये फॉर्मूला याद रखना है, डायग्राम बना दिया, याद भी रख लेते। अब अगर मैं इन रेडियस निकालना चाहूँ ना, तो बेसिकली पॉलीगन बना हुआ है, देखो ऐसा नहीं कि पॉलीगन पता नहीं n की वैल्यू कितनी है, पता नहीं है अपने को। जैसे अगर मैं यहाँ से, मान लो ये सर्कल की कॉर्ड है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता परपेंडिकुलर, तो भी ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, ये परपेंडिकुलर ही होगा ना यहाँ से। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, तो ये भी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट ही करेगा ना। अगर मैं इसका इन रेडियस निकालना चाहूँ तो इन रेडियस भी निकालता, अब इन रेडियस क्या करेगा, वो जो पॉलीगन की साइड्स है इनको टच करेगा इंटरनली, इनको टच करेगा, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो लेंथ है, ये उसका इन रेडियस होगा, ये उसका इन रेडियस होगा, ये उसका इन रेडियस आ जाएगा, क्योंकि वो जो इन सर्कल बनेगा ना वैसा बनेगा, देखो आप इन सर्कल वैसे ही बनेगा, ऐसे तो बनेगा, टच करता हुआ बनेगा वो, ऐसे उसका इन सर्कल बन जाएगा। मेरी बात से समझ में आ रही हो कुछ आता होगा, जैसे इन सर्कल इस तरह से साइड को टच करेगा, वो टच करता हुआ ये इन सर्कल बन जाएगा। तो बेसिकली जो ये जो ओडी है, दिस इज द इन रेडियस, मेरी बात समझ में नहीं है, ये इन रेडियस बन जाएगा उसका, और इसको निकाल सकते हैं हम। इसको निकालने के लिए क्या करें भाई, ये तो a/2 है हमारे पास, ये तो a/2 है। अब की बात इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम ओडी को निकाल लेंगे, ओडी को, वो आ जाएगा उसका पॉलीगन का इन रेडियस आ जाएगा, और ये a/2 है, और ये हमारे पास ये एंगल है π/n, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODA1, tan of tangent of π/n, tangent of π/n is equal to tangent of perpendicular upon base, base is OD, बस यहाँ से निकाल लेंगे, देखो a/2 is equal to a/2 is equal to OD and that is tangent, या OD हमें निकालना है तो OD को निकाल सकते हैं, तो OD is equal to a/2 and cot of π/n आ जाएगा, cot of π/n। तो इनको याद रखना है ना, याद रखना है, अपने आप में सफिशिएंट है, मैंने बता भी दिया निकाल के, इनको याद रखेंगे, सवाल अपने आप हो जाएगा जो आया हुआ है।
फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा आपसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, अलग से कुछ सवाल कराने की जरूरत नहीं है इन पर, अपने आप जब आप करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, इनको याद रखने से हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमने पॉलीगन के लिए भी निकाल लिया, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके लिए जो है एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, उसके साइड लेंथ ए के बराबर है, तो उसका सर्कम रेडियस और उसका इन रेडियस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक्स रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक्स रेडियस निकालना सीखेंगे। सर्कम रेडियस निकालने के दो तरीके होते हैं, इन रेडियस निकालने के चार तरीके हैं, चारों ड्राइव किए पहले हमने, उनका यूज किया, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनको बताया, आपको लिखवाया ना, और हमने पॉलीगन के लिए भी लिखवा दिया कि उसका इन रेडियस क्या होगा और वो सर्कम रेडियस क्या होगा। अब हम देखते हैं एक्स रेडियस की बात करते हैं। हम जानते हैं एक्स सर्कल होते हैं, उनके एक्स सेंटर भी होते हैं, और वो जो एक्स सर्कल होंगे उनकी जो रेडियस होती है उन्हीं को बोलते हैं पर एक्स रेडियस, क्योंकि तीन एक्स सर्कल होंगे उन्होंने। अब इसमें क्या हम जानते हैं, जो ए के सामने होता है, एक सर्कल ए के सामने बनता है, एक एक्स सर्कल बी के सामने बनता है, एक एक्स सर्कल सी के सामने बनता है। ए के सामने जो बनता है उसके एक्स सेंटर को हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I1 बोल दो या IA बोल दो। बी के सामने जो बनेगा उसको I2 बोल देते हैं या IB बोल देंगे। ऐसे ही हम उनकी रेडियस की बात कर रहे हैं, उन सबके बारे में लिखा रखा है आपको, वो इन सेंटर और जो सामने वाला एक्स सेंटर होता है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होते हैं, सब लिखा रखा है आपको, एक्स सेंटर के बारे में, एक्स सर्कल के बारे में सब लिखा रखा है। अब रेडियस पर आते हैं ना, तो जो ए के सामने वाला एक्स सर्कल होगा उसकी रेडियस को अपन R1 बोल देंगे, जो बी के सामने एक्स सर्कल बनेगा उसके रेडियस को R2 बोल देंगे, और जो सी के सामने एक्स सर्कल बनेगा उसके रेडियस को बोल देंगे R3। तो इनको अपन हम R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कम रेडियस को कैपिटल R से, इन रेडियस को स्मॉल r से, इनको R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब R1 को निकालने के भी चार फॉर्मूले हैं, R2 को निकालने के भी चार है, R3 को निकालने के भी चार फॉर्मूले होते हैं। इनको फॉर्मूले लिख देते हैं फर्स्ट। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये बेसिकली इन रेडियस के सिमेट्रिक होते हैं ना, जैसे इन रेडियस में आते हैं वैसे यहाँ आते हैं। अब देखिए भाई, R1 का मतलब ए के सामने जो होगा, R2 का जो वर्टेक्स बी के सामने एक्स सर्कल बनेगा, R3 का मतलब जो सी के सामने बनेगा। पहले R1 के लिए लिखते हैं। अब बताओ R का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, R का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बाई एस। यहाँ भी अपन डेल्टा का यूज करेंगे, डेल्टा अपॉन एस माइनस। R1 का पहला फॉर्मूला ये है, R2 का पहला फॉर्मूला ये है, R3 का पहला फॉर्मूला ये है। भाई R1 ए के सामने होता है तो S माइनस ए आ गया, R2 बी के सामने का होता है तो S माइनस बी आ गया, और R3 सी के सामने का, R3 सी के सामने का तो S माइनस सी आ गया। ये इन सबका पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला पर आते हैं, R1 निकालने का सेकंड फॉर्मूला। R का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, देखो R का पहला फॉर्मूला ये होता है डेल्टा बाई एस। भाई इसमें ये तो बोलते नहीं भाई ए के सामने का है, बी के सामने का, तीनों के सामने का है। R का सेकंड फॉर्मूला होता है डेल्टा S माइनस ए अपॉन S माइनस ए इनटू 10/2। ये सेकंड फॉर्मूला होता है इसमें। तो देखो हमने जो ये लिखा ना फॉर्मूला, तो ये तो वहां चला गया, तो ये ऐसे यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ऐसे समझना है याद रखने के लिए। आगे RS 10/2, R1 का फर्स्ट फॉर्मूला, R1 का मतलब ए के सामने वाला एक्स सर्कल S 10/2, ये S माइनस ए यहाँ था, वहां चला गया, वो यहाँ आ गया। अब R2 क्या है, बी के सामने का होगा, तो उसमें आएगा S 10/2। ये बी के सामने का है, ये सी के सामने का होगा तो आएगा S 10/2। ए के सामने का है तो उसमें A/2 आ रहा है, बी के सामने वाले में B/2, सी के सामने वाले में C/2। ये S लिखा हुआ है, स्मॉल s 10/2, स्मॉल s 10/2। अब थर्ड वाले पर आ गया, R1 का थर्ड फॉर्मूला, R का थर्ड क्या होता है, A अपॉन cos of A2, ऐसा आ गया। R2 B के सामने का तो B अपॉन cos B/2, ये C के सामने का तो C cos C/2। अब R के फॉर्मूले को विजुलाइज करो आप, R के फॉर्मूले में क्या होता है, ऐसा ही होता है, लेकिन अब दो एंगल बचे हैं B और C, तो दोनों एंगल R में क्या होते हैं, दोनों एंगल साइन में आते हैं। अब यहाँ दोनों एंगल कॉस में आएंगे, दोनों एंगल cos B/2 cos C/2। थोड़ा उससे रिलेट कर रहे हैं ताकि याद रखना आसान रहे अपने को। यहाँ एंगल B आ गया, वो बचा एक cos A/2 cos C/2 आ जाएगा, cos A/2 और cos B/2 आ जाएगा।
ये सारा। अब चौथा फॉर्मूला जो है फोर्थ वाला फॉर्मूला, वहां तो एक ही होता है बस, या तो R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, यानी आएगा 4R sin A/2 cos B/2 cos C/2, 4R sin B/2 cos A/2 cos C/2, 4R sin C/2 cos A/2 cos B/2। जिसके सामने का होगा ना, जिसके सामने का, जैसे R1 A के सामने का होता है तो A साइन में आएगा, बाकी दोनों कॉस में आएंगे। और फिर से बात है, ये वाला फॉर्मूला यही से आएगा, ये R1 का, ये वाला फॉर्मूला R1 का यहाँ से आया, R2 का ये फॉर्मूला यहाँ से आएगा, बता रखा है ना आपको मैंने, सिंपल प्रूफ भी वैसे ही है। मैं R1 A के सामने, जिसके सामने का हो उसमें साइन आएगा, उस एंगल में साइन आएगा, साइन A/2। R2 B के सामने का होता है तो साइन B/2, R3 C के सामने होता है तो साइन C/2, बाकी दोनों एंगल कॉस में आएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं भैया आप, मैं कैसे बोल रहा हूँ याद रखने के लिए। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए ना, R1 के, R2 के, R3 के, 4 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। मतलब इनको देख लेते हैं, वो जो ड्राइव करने का तरीका भी वही है, वो एरिया से लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी के एरिया से आएगा, इसको अलग से ड्राइव कर लेंगे। ये ड्राइव करने का तरीका वही जैसे वहां ड्राइव किया था, ऐसे यहाँ ड्राइव कर लेंगे, इससे फिर ये आ जाएगा। तो डेल्टा वाला भी निकाल सकते हैं अपन, और सेकंड वाला भी निकालेंगे, सेकंड वाला अलग से भी निकालेंगे अपन, सेकंड वाला अलग से भी निकालेंगे, और ताकि उसमें अगेन एक लर्निंग वैल्यू आएगी। इस वहां पे एक लर्निंग वैल्यू आई थी कि जितने भी वर्टेक्स हैं, अगर उन पर हम इन सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना चाहें, या इन सर्कल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना चाहें तो S- से S-B S-C आती है। ऐसे अपन यहाँ भी यूज करने की कोशिश करेंगे सेकंड फॉर्मूला। तो डायग्राम बनाता हूँ मैं ना आपके लिए, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम पहले भी बना रखा है हमने इस तरह का, जब एक्स सेंटर सप्लाई था आपको। ट्रायंगल एबीसी बना लिया हमने, एंड दिस इज एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स है, दिस इज एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स है। ये बी हमारे पास है, डायग्राम पहले भी बना रखा था हमने, ये सी हमारे पास है, और ये एक्स सर्कल हो गया अपोजिट टू वर्टेक्स है। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, सर्कल के सेंटर से पास होगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, इसको डी पॉइंट मान लिया हमने, डी पॉइंट, और ये राइट एंगल है ना, ये अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहां से अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर के सेंटर से पास होगी, ये भी परपेंडिकुलर है। और यहां अगर हम देखें, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ये भी सर्कल के सेंटर से पास होगा। इसको हमने एफ पॉइंट मान लिया, इसको ई पॉइंट मान लिया, और हम जानते हैं ये क्या बन गया, I1 बन गया। एक्स सेंटर ऑपोजिट टू वर्टेक्स है, ये I1 बन गया, I1। और हम जानते हैं ये रेडियस है इसकी, ये R1 है, ये भी R1 है, और ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है। इन सेंटर भी तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है, और जो एक्स सेंटर्स होते हैं वो भी तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर है ना। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं I1A, I1A, I1B, I1C is equal to R1। क्या मतलब है इसका? These are distances of X center I1 from all the three sides, है ना। स्मॉल ए यूज करते हैं अपन साइड के लिए, और अगर कैपिटल ए होता है तो वो वर्टेक्स के लिए यूज करते हैं। याद आ रहा होगा आपको, हमने सर्कम सेंटर के भी तीनों वर्टेक्स से और तीनों साइड से डिस्टेंस निकाल के बताया है आपको। तो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी पॉइंट आउट कराना है और प्रूव करके बताना है, बार बार लिखाना है, बार बार बोलना है, मेरी जिम्मेदारी है। फिर हमने इन सेंटर पर आया, इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस निकाली, वो स्मॉल आर के बराबर आ गई, और इन सेंटर की तीनों वर्टेक्स से भी डिस्टेंस निकाली। आई ए कितना आया था, आर कोसेक A/2, आई बी कितना आया था, आर कोसेक B/2, और आई सी कितना आया था, आर कोसेक C/2। इसी तरह हम एक्स सेंटर पर आ गए, तो एक्स सेंटर I1 की, क्योंकि एक्स सेंटर तीन होते हैं हमारे पास, एक बार I1 की बात करेंगे, एक बार I2 की, एक बार I3। तो हम देख रहे हैं क्योंकि हम ड्राइव करेंगे ना, उसी के बीच ही ड्राइव हो जाएगा अपने आप। तो दिख रहा है भाई, ये एक्स सेंटर है, अब ये डिस्टेंस निकालो, R1 आएगी, ये भी R1 आएगी, ये भी R1 आएगी, यानी ये एक्स सेंटर भी ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर है। और वो इक्वल डिस्टेंस क्या हो गई,
इसका रेडियस क्या हो गया भाई R1 हो गया। ऐसे अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, मान लो मैं निकालूंगा, अगर मैं ऐसे निकालूंगा I1 A निकालूंगा, एक I1 A निकालूंगा, एक मैं I1 B निकालूंगा, I1 B निकालूंगा, और एक मैं निकालूंगा I1 C। ये क्या हो गया, एक्स सेंटर I1 की वर्टेक्स से डिस्टेंस हो गई ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आएगा R1 क्योंकि I1 का मतलब R1 से है, कोसेक A by 2, कोसेक A by 2, ये आएगा sec of B by 2 और ये आएगा sec of C by 2। क्योंकि अगर इन सेंटर के डिस्टेंस निकालते ना तो तीनों में कोसेक 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 आता है। क्या है, जिसके सामने का होगा ना, या I1 A के सामने का होता है, जिसके सामने का होगा उसमें तो कोसेक आएगा, बाकी दोनों में सेक आएगा। बात समझ रहे मेरे बच्चों, जिसके सामने का होगा उसमें कोसेक आएगा। तो ये तो I1 कवर कर लिया हमने, ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ये मालूम पड़ जाएगा अभी अपने को। ऐसे अगर मैं I2 की बात करूं, I2A, I2B, I2C, क्या आएगा R2 के बराबर, ये R2 के बराबर आ जाएगा। I2 का मतलब जो B के सामने जो एक्स सेंटर होगा उसकी मैं तीनों साइड से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो R2 के बराबर आ जाएगा, R2 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 आ जाएगा। यानी वो एक्स सेंटर भी ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है, यानी उस एक्स सेंटर के भी ट्रायंगल की तीनों साइड से डिस्टेंस, और वो उस एक्स सर्कल की रेडियस के बराबर आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा, जब I2A निकालना चाहूंगा, I2A निकालेंगे, फिर एक निकालेंगे अपन I2B और एक निकालेंगे I2C। अब I2 किसके सामने का होता है, B के सामने का होता है, उसमें कोसेक आएगा, तो I2B इज इक्वल टू R2 कोसेक B। बाकी दोनों में सेक आएगा, बाकी दोनों में सेक आएगा। ये B के सामने का तो इसमें कोसेक आ जाएगा, क्या जाएगा R2 sec of C by 2, R2 sec of A by 2। अब मेरे हिसाब से I3 के बारे में अपने आप लिख लेंगे आप, I3 के बारे में अपने आप लिख लेंगे, वही I3A, I3B, I3C तो क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। लिख लेंगे हाथ उसको, भले यहाँ जगह छोड़ देंगे, घर जाके लिख लें, भले आप लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों आप देखो मैं लिखा ही रहा हूँ, आपको सिमेट्री बता ही रहा हूँ। अब वो जब I3 निकालेंगे ना तो I3C में क्या आएगा, I3C में आएगा कोसेक C by 2, और बाकी दोनों में क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। इनको निकाल लेंगे भी अपन, लिखा दिया मैंने। अब हम एक्स सेंटर की भी तीनों वर्टेक्स और तीनों साइड से डिस्टेंस जानते हैं, मतलब इनको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब इसको प्रूव करते हैं ना, हम जानते हैं अगर ये एक्स सेंटर है तो ए के सामने का एक्स सेंटर है, जिसके सामने का होता है ना उसका इंटीरियर बाइसेक्टर होता है, और बाकी दोनों के एक्सटर्नल बाइसेक्टर होते हैं। लिखवा रखा है आपको मैंने ना, डेफिनेशन लिखवा रखी है, डेफिनेशन ऑफ एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स है। तो अगर मैं I1 को ए से मिलाऊंगा, अगर मैं I1 को ए से मिला दूंगा तो ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और जरूरी नहीं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि डी से पास हो। ये जो एंगल हमारे पास है ये एंगल A/2 है, दिस एंगल इज A/2, ये एंगल A/2 है। अब अगर मैं I1 को B से मिलाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल B को क्या करेगा, एक्सटीरियर एंगल B को बाइसेक्ट कर देगा, ये एक्सटीरियर एंगल B को बाइसेक्ट कर देगा। ये डायग्राम मैंने वहां भी बनाया था ऐसा, एक्स सेंटर का, देखना आप भले, यानी एफर्ट कम नहीं करता मैं आपके लिए, ऐसी बात नहीं है ना, एफर्ट पूरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, हमारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बस जितना हमसे हो सकता है उतना पूरा कर रहे हैं। हमने I1 को C से मिला दिया, I1 को C से मिला दिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल C को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, एक्सटीरियर एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। तो बेसिकली अंदर वाला एंगल तो B है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो गया, ये जो बाहर वाला एंगल है ये बनेगा पाई माइनस बी, ये बनेगा पाई माइनस बी, और ये बाइसेक्ट कर रहा है उसको, तो π/2 माइनस b/2 हो गया, मतलब π/2 माइनस b/2, π/2 माइनस b/2। ये पूरा डायग्राम मैंने वहां भी बनाया था पहले, ये π/2 माइनस b/2 हो गया, ये डायग्राम, ये एंगल हो गया π/2 माइनस b/2। इसको ऐसे लिख देता हूं एरो लगा के, π/2 माइनस b/2। और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है ये π/2 माइनस c/2 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा π/2 माइनस c/2, और बचा हुआ फिर क्या आ जाएगा π/2 माइनस c/2। ये जो एंगल है इस एंगल को मैंने ऐसा लिख दिया एरो लगा के π/2 माइनस c/2 लिख दिया। तो एंगल वगैरह सारे बना लिए हमने। तो पहला वाला डिराइव करते हैं फॉर्मूला अपन, हम चाहते हैं भाई जो इस R1 को निकालें ये इन टर्म्स ऑफ डेल्टा निकालना है, R1 को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, ये नोट कर लिया होगा आपने। अपन इसको निकालते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले, पहले अपन डेल्टा का यूज करते हैं। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो R1 के लिए कर रहे हैं, R1 निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, इसको डेल्टा लिख देंगे हम। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो आप, इसका एरिया निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं R1 निकालने के लिए, हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिनकी हाइट R1 के बराबर आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल A I1B प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC। ध्यान से देखो आप, अगर मैं AIB का एरिया निकालूं, AIB आपको दिख रहा है सब मेरे हिसाब से क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं शायद। अगर मैं AIB का एरिया निकालूंगा और AIC का एरिया निकालूंगा और इन दोनों का एरिया जोड़ दूंगा, तो क्या ट्राइंगल ABC का एरिया आएगा? नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। ध्यान से देखो, लिखा हुआ भी मैं बोल भी रहा हूं आपको। अगर मैं A1B का एरिया निकालूं, A1B और A1C का एरिया निकालूं और दोनों को जोड़ दूंगा, कुछ एरिया एक्स्ट्रा भी आएगा और उससे माइनस करना पड़ेगा। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल B1C। अब बस अब इतना सफिशिएंट लिखना है, इससे आप निकाल लेंगे। देखो आप A1B का एरिया निकाल सकते हैं। किसे निकालेंगे? अगर मैं A1B का एरिया निकालूंगा, मान लो आपसे कहा जाए ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है मुझे। इसको मैंने बेस मान लिया, इसको मान लो मैंने बेस मान लिया। अगर ये बेस है तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा? यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर, इसको मैं हाइट बोल सकता हूँ भाई। इसका एरिया निकालने के लिए मान लिया ये बेस है और हाइट में इसको बोल सकता हूँ। तो जो A1B ट्राइंगल है, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा, इसका बेस मान लिया मैंने AB, बेस तो मान लिया मैंने AB और हाइट क्या है इसकी? ये R1 हो गया, हाइट हो गई परपेंडिकुलर है ना भाई। I1F क्या परपेंडिकुलर, ये R1 हो गया हाइट। एक ले लेते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, therefore डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, बेस तो आ जाएगा AB और व्हाट इज हाइट? हाइट इज R1, हाइट आ गया R1। मेरी बात समझ में आ गई शायद आपको? पर अब आप इसको लिख सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं आप हाफ, इसका जो बेस आएगा वो AC आ जाएगा और इसकी हाइट भी कितनी आ जाएगी? R1 आ जाएगी। अगर मैं इसका बेस दूंगा तो AC आ जाएगा, ये बेस तो आ गया AC और ये हाइट ही है इसकी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। I1E क्या है? परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट आ गई। समझ रहे बच्चों? ऐसे निकाल, माइनस हाफ और उसका हमने मान लिया BC और उसका जो हाइट आ गई अगेन R1 आ गई। देखिए ध्यान से BI1C को देखेंगे, अगर हम BI1C को देखेंगे तो BI1C का बेस तो BC मान लिया और ये I1D क्या हो गया? I1D क्या है? R1 भी है, ये इसकी हाइट आ गई। मतलब यहाँ से R1 निकाल, अब आप मेहनत कर लेंगे ना, R1 will come out to delta upon S minus, यहाँ से निकाल लेंगे। पहले देखा था हमने ना, R1/2 कॉमन आ जाएगा और उसको यूज करके निकाल लेंगे। सेकंड फॉर्मूला वैसे यहीं से आ जाता है। अगर हम इसको S से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको S से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहीं से निकाल सकते हैं अपन। S से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आ जाएगा S 10/2 आ जाएगा। यहीं से अलग से निकालेंगे, लेकिन इसको अलग से निकालेंगे ताकि वो याद रहेगा। इसमें भी लर्निंग वैल्यू है, उसको अलग से भी निकालेंगे। ठीक है ना? ये एक फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया हमने, एक तो हमने डिराइव कर लिया। अब ध्यान से देखें, आप अलग से भी देखें इधर। मान लो अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मूला अलग से डिराइव करते हैं, मान लो सेकंड वाले फॉर्मूले को अगर अलग से डिराइव करेंगे तो वही हमें 10/2 चाहिए ना। तो ऐसा ट्रायंगल देखा जिसमें 10/2 आ रहा है, तो मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को लिया, सेकंड वाला फॉर्मूला डिराइव कर। इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI1, इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI, इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करें और कुछ अपने आप लिखने की कोशिश करें क्या करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जो कुछ कर रहे हैं वो R1 के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो R1 के लिए कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल AFI1, ये एंगल A/2 है, हम R1 निकालना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं AF और I1 की बात कर रहे हैं। तो इसका ये 10/2 निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यानी R1, व्हाट इज बेस? बेस इज AF, बेस आ जाएगा AF। तो 10/2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ A/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज R1 एंड बेस इज AF। वहां भी हमने ऐसे किया था, सिमिलर वे में हमने यूज करके वहां भी हमने S माइनस A 10/2 को प्रूव किया था। यहाँ पे प्रूव करना है कि वो S 10/2 के बराबर आता है, ये ऐसा आ गया। अब AF निकालना हमारे लिए चैलेंज है, AF को निकालना अपने लिए चैलेंज है। यानी अब ध्यान से देखें, AF है क्या बेसिकली, उसको क्यों निकाल रहे हैं अपन? क्योंकि उस लेंथ को याद रखना चाहिए ना। पहले भी हमने निकाला था AF, पहले भी AF ही निकाला था, लेकिन वहां AF था लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A टू द इन सर्कल। यहाँ पर अब ध्यान से देखें, व्हाट इज AF? AF is basically length of tangent drawn from this vertex to the opposite circle, to the opposite x circle. AF क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब चाहे मैं AF निकालूं, चाहे मैं AE निकालूं, A की सेम लॉजिक को लगा के अपन निकाल सकते हैं AF को। अब AF में निकालने में क्या करेंगे, मेरी बात समझ, इसलिए याद रखेंगे इस लेंथ को डायरेक्ट हम, और लेंथ S के बराबर आ जाएगी, ये लेंथ S के बराबर आएगी, S के बराबर। अब किसे निकालें, देखो ध्यान से, जैसे वहां निकाला था वैसे यहाँ निकाल लें। अब हमने FB को एज्यूम कर लिया, लेट FB इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू x। FB को हमने एज्यूम कर लिया, ये वर्टेक्स B है हमारे पास, आपको दिख रहा है शायद, ये वर्टेक्स B है। FB को हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हम जानते हैं AB तो कितना है, AB तो C है ही C, तो पूरा AF निकालने के लिए पूरा निकालने की जरूरत नहीं, हमने FB को एज्यूम कर लिया कि वो x के बराबर है। और अगर FB x के बराबर है तो व्हाट इज BD?
therefore BD is equal to x, because FB is same as BD. Why? Because these are length of tangent drawn from the external point B. समझ रहे हैं बच्चों आप ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे निकाल सकते हैं. अब BD अगर वहां आ गया तो निकाल सकते हैं अपन. BD को BD निकाल, तो व्हाट इज CD? CD कितना हो गया देखो आप, व्हाट इज CD? therefore CD is equal to A minus x. CD is equal to A minus x, क्योंकि BC की पूरी लेंथ कितनी है? A है ना, ये भी समझ में आ गया शायद आपको. क्लियर हो गया, इसे निकाल लिया. अब अगर CD की लेंथ मालूम पड़ गई, therefore C is equal to A minus x, because CD is equal to C. Again length of tangent drawn from external point C. ये दोनों बराबर होते हैं, इसका यूज कर लिया हमने. अब हमें क्या है, x निकालना है बेसिकली, क्योंकि अगर x आ जाएगा तो उसके अंदर क्या करेंगे, AB की लेंथ को ऐड कर देंगे. अब x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो आप. सिंस हम जानते हैं AF is equal to AE, दोनों बराबर है, AF और AE बराबर है. अब AF तो कितना हो गया देखो आप, AF तो कितना हो गया, AB और प्लस FB हो गया. AF तो क्या हो गया, AB प्लस FB हो गया. अब AE की बात करें तो AE कितना हो गया, AE हो जाएगा AC प्लस C, कैसा हो जाएगा. और हम जानते हैं व्हाट इज AB तो आ गया स्मॉल c. FB हमने निकाल लिया, FB हमने एज्यूम किया था x. व्हाट इज AC, ये स्मॉल b आ जाएगा. और व्हाट इज C, A माइनस x. बस यहां से x निकाल पाएंगे. क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी. यहां से अपन x निकाल लेंगे, तो उसको इंटरचेंज कर लो आप, एंड वी गेट 2x is equal to A plus B minus C. और व्हाट इज दिस, दिस इज 2s minus 2c, this is 2s minus 2c, and therefore x is equal to s minus c. x is equal to s minus c. और x आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, AF निकाल सकते हैं. तो सिंस AF is equal to, what is AF? AF is equal to AB plus x. AF कितना था, AB और प्लस x. FB के बराबर था ना, AB प्लस x के बराबर था, AB प्लस FB के बराबर. AB तो आ गया C, और FB कितना आ गया, x आ गया. x हमने कैलकुलेट कर लिया. व्हाट इज ABC और व्हाट इज x, s minus c, तो s के बराबर आ गया. ये याद रखने वाली बात है ना. दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A टू इट्स ऑपोजिट x सर्कल. जितने भी वर्टेक्स होते हैं ना, उन सारे वर्टेक्स की सामने वाले x सर्कल से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो s के बराबर आती है. अब इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट बोले या ऐसा बोले कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स A from the corresponding point of contact of the corresponding x circle. ऐसा बोले, एक ही बात है. अगर यहाँ जो x सर्कल बनेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सवाल बनते हैं इस पर, इस पर सवाल बन सकता है, इस लेंथ को याद रखना है अपने को. अब अगर हम ऐसी बात करें, एक x सर्कल यहाँ भी बनेगा, एक x सर्कल इस तरह से भी बनेगा, एक x सर्कल इस तरह से भी बनेगा. B के सामने भी x सर्कल बनता है, और B के सामने अगर x सर्कल बनेगा, B के सामने जो x सर्कल बनेगा, तो अगर मैं B से इस x सर्कल, B के सामने जो x सर्कल है, मान लो उसका जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ये वाला है, इस पॉइंट को वाला मैंने T मान लिया. अगर मैं BT निकालूंगा, व्हाट इज BT, ये भी s के बराबर होगा, ये भी s के बराबर होगा, है ना. क्योंकि यहाँ तो वहां तो क्या है, s माइनस a से ड्रॉ कर रहा था, s माइनस a आ रहा था, वहां s माइनस b आ रहा था, यहाँ ऐसा नहीं आ रहा. डायरेक्ट क्या आ गया, s के बराबर. व्हाट इज s, सेमी पेरीमीटर, s इज सेमी पेरीमीटर. B के सामने जो x सर्कल बनेगा, और मैं वर्टेक्स B से उसके सामने वाले x सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उस टेंजेंट की जो लेंथ आएगी अगेन वो s के बराबर आएगी. C के सामने जो x सर्कल बनेगा, अगर मैं C पॉइंट से उस सामने वाले x सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो उसकी लेंथ भी s के बराबर आएगी. ये ध्यान रखना है बच्चों, हमने इससे अलग से ड्राइव किया है इसको. अब निकाल सकते हैं ना. अब थर्ड वाला फॉर्मूला आप निकालेंगे, मैं आइडिया देता हूँ. थर्ड वाले फॉर्मूले में आप मेहनत करेंगे और आप निकाल लेंगे. निकालने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था आपको, वही तरीका. अब जैसे हमने tan by 2 निकाला ना, हमने tan by 2 निकाला, आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल में sin by 2 निकाल लो. इसी राइट एंगल ट्रायंगल में sin by 2 निकाल लो. मान लो इस राइट एंगल ट्रायंगल AFI में, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल AFI में sin by 2 का यूज करना चाहूं, sin by 2 is perpendicular. What is perpendicular? Perpendicular is R1. What is hypotenuse? I1. राइट एंगल ट्रायंगल AFI1 में मैं sin by 2 का यूज करूंगा, sin by 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां से I1 ड्राइव हो जाएगा, यहां से अपन निकालेंगे I1, तो I1 a आ जाएगा, R1 cosec a by 2 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 को निकाल सकते हैं. तो ये डिस्टेंस प्रूव कर दिया हमने कि इन सेंटर की वर्टेक्स ऐसे डिस्टेंस निकाल रहे हैं R1 cosec a by 2 के बराबर.
अब अगर I1B निकालते तो उसमें कोसेक, उसमें सेक क्यों आएगा, उसको निकाल सकते हैं अपन। तो अगर हम I1B निकालना होता ना तो I1B को ऐसे निकाल लेंगे। देखो आप अभी देखेंगे अपन I1B भी निकाल लेंगे अपन, अभी देखते हैं। थर्ड वाले को डिराइव करते हैं। थर्ड वाले में हम देखते हैं A इज इक्वल टू BD प्लस CD, A इज इक्वल टू BD प्लस CD। अब BD को अगर मुझे निकालना है, एक बार मैं BD को निकाल लूंगा और एक बार CD को निकाल लूंगा। अगर मुझे BD को निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल BD I1 का इस्तेमाल करेंगे, और अगर CD को निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल CD I1 का इस्तेमाल करेंगे। दिख रहा है BD I1 राइट एंगल ट्रायंगल ही, क्योंकि D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, और जो I1D है वो क्या है, R1 है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चों। अब देख सकते हैं भाई यहाँ अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे BD निकालना है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये कितना है, π/2 माइनस b/2 है ना। ये π/2 माइनस b/2 दिख रहा है आपको, ये π/2 माइनस b/2 है ना। BD I1 में ये वाला जो एंगल है π/2 माइनस b/2 है ना भैया, क्यों भाई π/2 माइनस b/2, तो दिखा सकते हैं इसको साइन, दिख रहा है मेरे हिसाब से आपको ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें निकाल सकते हैं अपन यहाँ से टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस इज BD। ये कितना हो जाएगा, cot b/2 हो जाएगा, दिस इज cot b/2 इज इक्वल टू R1 अपॉन BD, और यहाँ से BD को निकाल लेंगे, BD इज इक्वल टू R1 tan b/2। और सिमिलरली अगर आप CD निकालेंगे तो आप π/2 माइनस b/2 आएगा, वहां π/2 माइनस c/2 आ जाएगा, एंड सिमिलरली CD विल कम आउट टू बी R1 टेंजेंट ऑफ c/2। बस इनको रख देना, वहां साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, दोनों को रख देना, यहाँ R1 कॉमन आ जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे और जो फॉर्मूला लिखा है वो आ जाएगा। और सिमिलरली इसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं निकालना चाहूँ, मैं क्या निकालना चाहूँ, मैं निकालना चाहूँ साइन π/2 माइनस b/2। इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल BD I1, इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। साइन π/2 माइनस b/2, परपेंडिकुलर इज R1 एंड हाइपोटेन्यूज इज I1B, हाइपोटेन्यूज इज I1B, हाइपोटेन्यूज आएगा I1B के बराबर, I1B के बराबर आ जाएगा। इससे I1B निकल रहा है, वहां से I1A निकाला, यहाँ से I1B निकल रहा है। व्हाट इज दिस cos b/2, तो π/2 के कारण क्या आ गया, वो cos आ गया, R1 अपॉन IB आ गया I1B, और therefore I1B is equal to R1 sec of b/2। ऐसे अगर आप I1C निकालोगे तो वहां भी π/2 माइनस c/2 आएगा, उसमें आ जाएगा sec of c/2 आ जाएगा। तो इन एक्स सेंटर की हमने, एक्स सेंटर जो I1 था उसकी वर्टेक्स से और साइड से डिस्टेंस निकाल ली। अच्छा I2 के बारे में भी सोच सकते हैं, I3 के बारे में भी सोच सकते हैं ना, निकाल के बता दिया मैंने आपको। ये इन दोनों को यहाँ रख देंगे, अगर इन दोनों को यहाँ रख देंगे थर्ड वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और थर्ड वाले से फोर्थ वाला आ जाएगा। तो फॉर्मूले सारे लिख लिए लगभग हमने, फॉर्मूले लगभग सारे हमने लिख लिए। फॉर्मूले सारे लिख लिए लगभग हमने। थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं ना, इनके सवाल कल कर लेंगे फिर ना, सवाल पर डिस्कशन बचा हुआ हमारा काफी सारा, तो डिस्कशन कर लेते हैं, इन पर सवाल कल कर लेंगे। फॉर्मूला याद रखे आए, जरूरत पड़ेगा एक बार अपने आप निकालें, डायग्राम को अपने आप बनाएं एक बार। डायग्राम में डिराइव करने का फायदा भी है, हर एंगल के बारे में जानकारी मिल रही है अपने को, हर डिस्टेंस के बारे में जानकारी मिल रही है, बेकार कुछ भी चीज नहीं जाती है। जितना अपन इन्वॉल्वमेंट रखेंगे हर चीज हमारे काम आएगी कहीं ना कहीं। फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा अपने को, डेरिवेशन भी देख लें, समझ रहे हैं उन चीजों को। तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं ना। तो होमवर्क के अंदर जो है वो कुछ सवाल मैंने दिए थे आपको करने के लिए, बचा हुआ है काफी होमवर्क हमारा। तो मेरे हिसाब से हम शायद होमवर्क के अंदर अभी ट्यूसडे वाले, थर्सडे वाले होमवर्क भी चल रहा है शायद ना, उसमें हम थर्सडे वाले में एसओडी का कर लिया था हमने, स्टेट लाइन का भी एक एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था हमने, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था, 7 बाकी था हमारा ना थर्सडे। फिर फ्राइडे वाले पर आएंगे, फिर सैटरडे वाले पर आएंगे। तो पहले आ जाते हैं अपन थर्सडे वाले पर, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7, 6 हम कर चुके थे लास्ट। तो 7 में दिया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको पढ़ते जाओ और उसको पढ़कर जो है वो कैलकुलेट कर लो आप। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छा है, वो लग रहा है टफ सवाल है लेकिन आसान है वो, उसको पढ़ेंगे अगर अपन, आप पेशेंस रखेंगे, करते जाएंगे तो दिक्कत कम आएगी। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें ये दिया हुआ है हमें, फ्रॉम अ पॉइंट P इन द प्लेन लेट D1P, इसको डिफाइन कर रखा है, D1P का डिफाइन कर रखा है, D1P का मतलब है D1P और D2P का रखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइंस x - y बराबर 0 और x + y बराबर 0, यानी एक पॉइंट P हमारे पास है, उसकी अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूंगा उसको D1P बोलेंगे, डिस्टेंस से निकालेंगे D2P बोलेंगे। The area of the region are consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying the condition। एक पॉइंट P इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी अगर मैं इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं, उनका जो सम आएगा that is less than equal to 4 and greater than equal to 2 आएगा। और अगर ये कंडीशन अगर पॉइंट P ऐसे मूव करेगा कि इन दोनों का सम इस बाउंड्री के बीच में आना चाहिए, तो पहले उस पॉइंट P का लोकस ड्रॉ करेंगे, जो लोकस आएगा उसका मुझे एरिया निकालना है, ये हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो उसमें निकाल सकते हैं अपन, हमने पॉइंट P को एज्यूम कर लिया ना, और दिया हुआ है कि पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब ठीक है, वो बाउंड्री को लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट को या एक बाउंड्री को छोड़ देने से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पॉइंट P एज्यूम कर लिया, लेट पॉइंट P इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैंने x, y मान लिया, डायरेक्ट मैंने x या x, के मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में x की जगह x रख देंगे और k की जगह y रख देंगे। मैंने x, के मान, अब ये ऐसे मूव कर रहा है कि एक तो मैं इसकी से डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ रख दूंगा। तो D1P अगर मैं निकालना चाहूँ, D1P तो वो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ h - k अपॉन √2 आ जाएगा। D2P निकालना चाहूंगा तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ h + k अपॉन √2 आ जाएगा। अब इनका सम मुझे निकालना है, तो इनका सम अगर मैं निकालूंगा तो आएगा मॉडुलस ऑफ h - k प्लस मॉडुलस ऑफ h + k, दोनों का डिनोमिनेटर √2 था, तो लेस देन इक्वल टू 4√2 और ग्रेटर इक्वल टू √2 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब मैं h की जगह x रख देता हूं और k की जगह y रख देता हूं, therefore locus of P h, k, h की जगह मैंने x रख दिया और k की जगह y रख दिया, h की जगह x और k की जगह y, यानी ये क्या आ गया, मूविंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, ये उस मूविंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया, ये इक्वेशन। अब इसको डायग्राम बनाना है इसका अपने को, तो मॉड वगैरह आता है अपने को, डायग्राम में बना सकते हैं अपने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम देखें भाई ये जो पॉइंट है इसके बारे में था भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब ठीक है, फर्स्ट हो सकता है ये डिबेट के क्वेश्चन डिबेटेबल होता है, मतलब एक्स एक्सिस कहां है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है ना, लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट भी आ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं है ना, ये भी नेगेटिव नहीं है, एच और के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, मान लो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब पॉजिटिव है, और अगर एच और के दोनों पॉजिटिव है तो एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है इसका मतलब, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, या मोड लगाने की जरूरत, अब बस मुझे ये मोड रिमूव करना है, तो उसके लिए मुझे एक बार x को y से बड़ा मानना पड़ेगा और एक बार x को y से कम मानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है या तो उसका x बड़ा हो सकता है या y भी बड़ा हो सकता है। इस सवाल को करने के बाद थोड़ा बहुत हमारे माइंड में जो है वो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अपने, इस थोड़ा कंसेप्ट को करने के बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, शायद एक्सरसाइज 2 में एक ही सवाल बचा हुआ है हमारे पास, उसको कर, उसका जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, उस सॉल्यूशन में आंसर गलत दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में आंसर गलत दिया हुआ है ना, जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शंस में आपको वो सही है, जो सॉल्यूशन में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। तो ये एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे नेक्स्ट नंबर अपने। अब इसको पूरा करते हैं अपने, तो इसके लिए एक बार क्या करो, x को y से बड़ा मान लो, फर्स्ट लेट x हमने y से बड़ा मान लिया। अब हम बोल रहे हैं x को y से बड़ा, हम जानते हैं जो हम एज्यूम करते हैं ना, उसको एज्यूम करने पर जो आंसर आता है तो उस आंसर का वो पार्ट लेते हैं जो वैसा ही हो जैसा हमने एज्यूम कर रखा। तो हम देख रहे हैं ये जो एज्यूम किया है इसका मतलब क्या है, ये देखते हैं अपन, ये जो एज्यूम कर रखा है इसका मतलब क्या है, यहाँ देखते हैं अपन। हमने एज्यूम कर रखा है कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका x y से बड़ा है, तो पहले अपन देखते हैं, छोटे बड़े की बात बाद में करते हैं, x y से बड़ा कब आएगा, कम कब आएगा, ये बाद में, पहले देखो मैं x और y बराबर कब आएंगे, तो लाइन y इक्वल टू x पर आएंगे, लाइन y इक्वल टू x पर आएंगे, लाइन y इक्वल टू x पर आएगा। अगर मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लूंगा, अगर मैं इस लाइन पर कोई पॉइंट, उसका x और y बराबर आएगा, तो मैंने पॉइंट ये ले लिया, ये लाइन y इक्वल टू x हमारे पास है, ये फर्स्ट पॉइंट लेके चल रहे हैं हम पहले देख रहे हैं भाई, हमने जो एज्यूम किया है ना, हम चाहते हैं जो मूविंग पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर उसका x y से बड़ा है तो वो पॉइंट कहां होगा, होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
इस लाइन पर होगा तो उसका एक्स और वाई बराबर हो जाएगा। हम चाहते हैं उसका एक्स वाई से बड़ा है, वो लाइन के नीचे होगा कि ऊपर होगा कि कहाँ होगा, ये देखना चाहते हैं। ये लाइन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स। अब देखो जो भी पॉइंट यहाँ लूंगा उसका एक्स और वाई तो बराबर आ गया। अगर मैं पॉइंट को नीचे लूँ तो इसका एक्स और वाई बराबर है। अगर पॉइंट नीचे आएगा तो हाइट कम हो गई, मतलब वाई कम हो गया, एक्स बड़ा हो गया। अगर मैं ऊपर जाऊंगा, सेम वर्टिकल लाइन पर ऊपर गया ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे ऊपर गया, तो एक्स तो सेम रहा लेकिन वाई बढ़ जाएगा। यानी इस लाइन के नीचे जो पॉइंट होंगे उनका एक्स बड़ा होगा वाई से, और जो ऊपर पॉइंट होंगे उनका एक्स छोटा होगा वाई से। क्लियर हो गया? हमें दो केस मानने पड़ेंगे, एक बार एक्स को वाई से बड़ा मानेंगे और एक बार अपन ये एज्यूम करके चलेंगे कि एक्स वाई से छोटा है। अब पहले ये पता लगा लिया अगर ऐसा होगा तो मूविंग पॉइंट लाइन के नीचे होगा, क्योंकि जो पॉइंट नीचे होंगे उनका एक्स बड़ा होगा और वाई कम होगा, और इस तरह के जो पॉइंट आएंगे वो लाइन के ऊपर आएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? तो ऐसे अब हम पहले ये एज्यूम कर लेते हैं ना। अब ऐसा एज्यूम करने के बाद ये क्या हो गया, इसको अगर एक्स वाई से बड़ा है तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, x is less than equal to 2√2 and greater than equal to 2√2, यानी x इन दो वैल्यू के बीच में आ गया। अगर अपने से कहा जाए भाई हम ये सब ड्रॉ करना आता है अपने को, इनको ड्रॉ करना आता है अपने को, हम देख रहे हैं x इक्वल टू 2√2 की बात कर रहे हैं और एक x इक्वल टू √2 की बात कर रहे हैं। मैंने मान लिया भाई यार √2 है, x बराबर √2, और मैंने मान लिया यार 2√2 है, उसका डबल हो गया लगभग, डबल हो जाएगा लगभग 2। हम चाहते हैं x √2 के बराबर भी आ जाए। अगर x √2 के बराबर है तो यहाँ कहीं होगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लूंगा उसका x √2 के बराबर आएगा। नीचे जाना ही नहीं अपने को, क्योंकि जो मूविंग पॉइंट है अपना फर्स्ट पॉइंट के नीचे नहीं आएगा, और अगर x √2 के बराबर है तो यहाँ आ जाएगा। हमने एज्यूम किया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया। अब आया तो भाई x इसके बीच में है, अब हम जानते हैं यहाँ कोई भी पॉइंट ले, अपना मूविंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ कहीं पॉइंट ले, उसका x √2 के बराबर, इसका x √2 के बराबर। अगर अब बीच में कोई पॉइंट लूंगा तो उसका x क्या आएगा, √2 से बड़ा आएगा, √2 से छोटा आएगा। यानी इनको सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, और दोनों लाइन के बीच में भी हो सकते हैं। अब वो तो पॉइंट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ कोई पॉइंट लिया, लेकिन हम जानते हैं हमने जो एज्यूम कर रखा है वो ये है, और एज्यूम कर रखा है वो क्या, लाइन के नीचे है ना। हमारे पास ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया अपने पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाएंगे नहीं, अगर पॉइंट इस रीजन में होगा, हमने जो एज्यूम किया ना वो फॉलो भी कर लिया हमने एज्यूम करा एक्स वाई से बड़ा है तो वो लाइन के नीचे रहेगा, और ऐसा एज्यूम करने के बाद जो सॉल्यूशन आया वो ये आ रहा। इस सॉल्यूशन का वो पार्ट लिया हमने जो इसको फॉलो कर रहा है, सॉल्यूशन का पार्ट तो ये वाला पॉइंट भी आया, इसको क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमने एज्यूम कर रखा है कि एक्स वाई से बड़ा है और उसके नीचे आ जाए। अब यहाँ आ गए, अभी वाला केस ले रहे हैं, समझ आ गई बच्चों मेरी बात आपको? अभी लाइन वाले पोर्शन नहीं आया ना, लाइन वाला पोर्शन नहीं आया, ये वाला पॉइंट भी नहीं आया अभी, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स और वाई बराबर है, इस पॉइंट का भी एक्स और वाई बराबर है। अब देखते हैं सेकंड वाले पर आ गया, इसमें क्या है, लाइन का ऊपर वाला पोर्शन आएगा, हम देखते हैं यहाँ कितना आएगा, -x + y, प्लस का x + y लेस देन इक्वल टू 4√2 और ग्रेटर इक्वल टू 2 आ गया, ये आ जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 2√2 और ग्रेटर इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा आ गया आपके पास। अब हमने एज्यूम तो क्या कर रखा है, लाइन के ऊपर वाला पोर्शन आया क्या, y बराबर √2। तो देखो ये जो लाइन है y इक्वल टू x है, इसका x कितना है, √2 है, इसका y भी कितना होगा, √2 होगा। ये लाइन आ गई y बराबर √2, ये लाइन y बराबर √2 आ जाएगी, दिस लाइन इज y बराबर √2, और y बराबर 2√2, इसका x भी 2√2 है, y भी 2√2 है, ये आ जाएगा x बराबर 2√2, y बराबर 2√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाएंगे नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना बेकार है ना, क्योंकि मूविंग पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके बाहर जाना नहीं है अपने को। अब हम देखते हैं हमारा जो पॉइंट आया ना वो y बराबर √2 के ऊपर आएगा या बराबर आएगा, y बराबर 2√2 के नीचे आएगा या उसके बराबर आएगा। लेकिन जो पॉइंट आएंगे ना भाई, हम तो y बराबर 2√2 तो गिराएंगे, अगर मैं यहाँ भी कोई पॉइंट लूंगा तभी वो सेटिस्फाई करेगा इसको, लेकिन हमने जो पॉइंट एज्यूम कर रखा है वो लाइन के ऊपर है, y इक्वल टू x के ऊपर है, वो ऊपर है वो पॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? इस लाइन के ऊपर जाना नहीं है अपने को, कि y बराबर 2√2 हो गया, कि y बराबर √2 हो गया, इसके ऊपर जाना नहीं है, इसके नीचे आना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है हमें y इक्वल टू x के ऊपर भी रहना है, y इक्वल टू x के ऊपर भी रहना है, y इक्वल टू x के ऊपर, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा आपकी बात, आपकी बारी वाला पोर्शन आ जाएगा, आपकी बारी वाला पोर्शन आ जाएगा। और एक बार चाहो तो ये बात कर लो भाई x बराबर y है, x बराबर y भी हो सकता है, आपकी बार बात कर ली x बराबर y,
और x बराबर 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा अगेन x बराबर कितना आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब चाहे x लिख दो चाहे y लिख दो बराबर 2। लेकिन अब x बराबर y है तो आया तो पूरा रीजन, एक पॉइंट वाला आ गया और एक पॉइंट वाला आ गया। इस रीजन का एरिया निकालना है अपने को, निकाल सकते हैं इस रीजन का एरिया। किसे निकालेंगे भाई, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, पहले इस पूरे एरिया को निकाल लो। ये स्क्वायर बन गया ना, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो पहले, और इस स्क्वायर के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। जो बड़ा स्क्वायर है ना उसका एरिया निकाल लो, उसमें से इस एरिया को माइनस कर दो, इस एरिया को माइनस कर दो। ये एरिया आ गया 2 और वो एरिया 8 माइनस 2 बराबर 6। आसान सा सवाल है ना। थोड़ा ये जो कंसेप्ट सिखाया ना, पॉइंट लाइन के नीचे आया है, पॉइंट ऊपर आया है, और इसका यूज करके ये सवाल कर पाएंगे अपन, है ना। इस पर कंसेप्ट लगेगा। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, इसको निकाल सकते हैं। तो अब आगे अपन एसओडी वाले पर आ गए ना। एसओडी वाले में जो है थर्सडे वाले पर आ गए, तो उसमें शायद हमने नहीं, थर्सडे वाला तो हो गया हमारा एसओडी का। अपन आ गए अब फ्राइडे वाले होमवर्क पर आ गए। तो फ्राइडे वाले में पहले एसओडी वाला करते हैं हम। एसओडी वाला करते हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट, एक्सरसाइज 1 एसओडी में एक्सरसाइज 1 A12 दिया हुआ है शायद मैंने आपको, A12। तो A12 हो गया होगा मेरे हिसाब से। A12 सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया उन्होंने। A12 पर आ गए अपन। फ्राइडे वाले होमवर्क की बात करें, थर्सडे वाला होमवर्क कंप्लीट कर चुके अपन। तो फ्राइडे वाले में आ गए A12। तो A12 मेरे हिसाब से हो जाता है आपका, वो एंगल बराबर दिखाना है अपने को। तो 2 बार साइन रूल लगा दिया ना, 2 ट्रायंगल में, कई बार 2 अलग-अलग ट्रायंगल में लगाया साइन रूल हमने, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों करा, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ था आपने को, हो गया बताओ उसको। हाँ स्वप्निल फंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं स्वप्निल, नहीं मुस्कुरा रहे, दिक्कत आई कुछ। सॉल्यूशन भी है ना, पहले तो बच्चों के पास सॉल्यूशन भी नहीं होता था, ऑफलाइन में बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं होता, तो दिक्कत आती है। किसी को होता है, किसी से नहीं होता है। यहाँ तो सॉल्यूशन सबके पास है। डायग्राम बना लो आप, दिया हुआ है अपने को, डी एक पॉइंट दे रखा है साइड AB पर, और ये दे रखा है। अब दे रखा है साइड, जब डी पॉइंट साइड AB में दे रखा हो, AB का डायग्राम ऐसा बना लो, AB का डायग्राम ऐसा बना लो ताकि डायग्राम अच्छा दिखता है। हमने ये AB बना दिया, इस पर कोई पॉइंट डी ले रखा है। जनरली अपन वर्टेक्स से ऊपर बनाते हैं ना, ऊपर बनाऊंगा तो दिखने में दिक्कत आएगी। हो मैंने वर्टेक्स से जब भी कोई पॉइंट दे रखा हो किसी साइड पर, मैं उस साइड को नीचे बना लेता हूं उसे, ताकि डायग्राम अच्छा दिखता है। अब एक ट्रायंगल सी है, तो ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, उसको सी बना दो। अब वो बोल रहे हैं भाई स्केलेटन ट्रायंगल तीनों साइड अलग अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, और कोई पॉइंट डी ले रखा है, इस तरह ले रखा है कि CD इक्वल टू CD का जो स्क्वायर आएगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इनटू CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इनटू DB। ये भी दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल इज, और एक इंफॉर्मेशन और है sin A इनटू sin B, sin A इनटू sin B इक्वल टू sin स्क्वायर C/2। ये भी दिया हुआ है sin स्क्वायर C/2, ठीक है। और हमें दिखाना है अभी then prove that CD is the bisector of interior angle, interior angle C का बाइसेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मैंने मान लिया भाई बाइसेक्टर दिखाने का मतलब मुझे दिखाना है दोनों एंगल बराबर है। ये मैंने अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। मुझे दिखाना है कि ये दोनों एंगल बराबर है, मुझे दिखाना है। क्यों भाई, ये दोनों एंगल बराबर है दिखाना, बस हमने साइन रूल लगा दिया। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, एक ये इन्फॉर्मेशन, इनका यूज करके निकाल सकते हैं हम। किसी भी एक बार इस ट्रायंगल में लगा दो साइन रूल, एक बार इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा देंगे, एक बार उस ट्रायंगल में लगा दो, एक बार इस ट्रायंगल में लगा दो। अब हम क्या है भाई, AD हमारे पास कहीं नहीं है, AD और DB हमारे पास है। हमने साइन रूल लगाने के लिए इस साइड को लिया, AD अपॉन साइन अल्फा, और एक बार CD को ले लिया हमने, CD को ले लिया क्योंकि CD भी हमारे पास है, CD अपॉन, अब ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल A आ जाएगा, साइन A आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। इस ट्रायंगल में लगा दो साइन रूल, इसमें लगा हुआ था DB अपॉन साइन बीटा, B इक्वल टू, वो CD को ले लिया वापस में, CD अपॉन साइन B। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई क्यों करा, कई बार डिवाइड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करा, CD स्क्वायर आ जाएगा उससे, और उससे AD इंटू BD आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाएगा AD इंटू BD अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू, वो आ गया CD स्क्वायर अपॉन साइन B। नाउ व्हाट इज CD स्क्वायर, CD स्क्वायर तो इसके बराबर है, हट जाएगा यहां से। और व्हाट इज साइन B, साइन B आ जाएगा साइन स्क्वायर C/2।
ये आ गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज साइन साइन बी साइन स्क्वायर सी बाई 2। हमें दिया हुआ है सवाल में। अब दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 साइन साइन बी लगा दो, ये 2 साइन साइन बी लगा दिया। व्हाट इज 2 साइन साइन बी cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये ऐसा आ जाएगा। और व्हाट इज 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 1 माइनस cos c, ये ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से देखें भाई, हमें दिखाना है कि अल्फा और बीटा बराबर है। तो अगर ध्यान से देखें भाई, ये जो एंगल है, जो हमारे पास एंगल आएगा अल्फा प्लस बीटा देखना है आपने को। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज c। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज c, सिंस अल्फा प्लस बीटा बराबर c। तो ये क्या हो गया cos c और y माइनस cos इंटरचेंज करने पर हट जाएगा एंड देयरफॉर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। बस हम जानते हैं cos थीटा अगर 1 के बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन इस ट्रायंगल की अगर बात करें, हम चाहते हैं भाई ये 1 के बराबर आ रहा है, तो क्या है डिफरेंस 2 पाई आ सकता है? ये डिफरेंस 2 पाई नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी कि ये 0 हो जाए। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा बराबर 0, देयरफॉर अल्फा बराबर बीटा। तो प्रूव हो गया कि भाई ट्रायंगल जो है वो ACD इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए। 12 कर लिया हमने, उसके बाद B1 पर आ गए। तो B1 में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई आपको, किसी पार्ट में सॉल्यूशन पूरे अप्रोप्रिएटली है। B1 में बच्चों कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, है ना? B1 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, मैंने बता ही दिया आपको। अभी हम फ्राइडे वाले की बात कर रहे हैं ना, फ्राइडे को जो होमवर्क किया था उसकी बात कर रहे हैं। B1 में कोई दिक्कत नहीं आई। B1 के बाद B2 पर आ गए। B2 में भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आई, क्लास में भी किया था हमने। B3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आई है ना? ये काफी समय पहले रुड़की 97 में भी आया था। तो B3 है, काफी समय पहले रुड़की का एग्जाम मेरा अलग से हुआ करता था, उसमें सब्जेक्टिव एग्जाम में आया था सवाल, 97 के अंदर सवाल है। B3 में कोई दिक्कत नहीं आई आपको। उसके बाद एक्सरसाइज 2 में आ गया, एक्सरसाइज 2 का A1, एक्सरसाइज 2 का A1 में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, उन तीनों एंगल का सम हमारे पास है, तो 180 डिग्री को हमने तीनों में बांट दिया। पहले तीनों एंगल निकाल लिए, साइन रूल लगाया, सॉल्यूशन भी प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गए अपन A1 के बाद A3 पर आ गए। A3 में भी कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिया, है ना? और उससे आ गया cot A बराबर cot B बराबर cot C, और cot A cot B cot C बराबर है, और ट्रायंगल के एंगल है, तो A बराबर B बराबर C आ गया, मतलब उससे ट्रायंगल आ गया इक्विलेटरल। A3 के बाद आ गए अपन A4 पर। A4 में भी कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, हमारे पास साइड का में एंगल ज्यादा है। B की जगह लिख दिया हमने K sin B, C की जगह लिखा K sin C, है ना? हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई सॉल्यूशन है, आपने भी ट्राई किया होगा, साइड का में हो गया होगा मेरे हिसाब से। बताऊं मत क्यों भाई, हो गया मेरे हिसाब से ना शायद। उसके बाद नेक्स्ट आ गए अपन A3 के बाद A4 पर आ गए। A4 में जो है, A4 तो मैंने बोला था, है ना? A4 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, A4 में कोई दिक्कत नहीं है। A4 के बाद A6 पर आ गए। A6 में भी हमें दे रखा है, हालांकि सॉल्यूशन है इसमें, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो आप, A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है B प्लस C माइनस A इक्वल टू K लिखा हुआ है, और हमें K की रेंज निकालनी है ना, K इंटू BC लिखा हुआ है, K इंटू BC, और हमें रेंज निकालनी है K की, बताना है कि, और ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करना आसान, उसको लिखा मैंने B प्लस C प्लस A, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसको मान लिया मैंने A प्लस B, और इसको मान लिया A माइनस B, ये आएगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, और K इंटू BC, इसको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। इसको अगर मैंने एक्सपेंड किया तो B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स तो BC आएगा माइनस A स्क्वायर इक्वल टू K इंटू BC। अब ये 2BC आया ना, इस 2BC को उधर इंटरचेंज कर लो, इस 2BC को उधर इंटरचेंज कर लो। क्यों करें? क्योंकि अच्छा लगेगा उसको इंटरचेंज करने के बाद, उसको अच्छा लगेगा इंटरचेंज करने। अब दो साइड है, तीनों साइड के स्क्वायर हमारे पास है, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आ गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू K माइनस 2 और इंटू BC आ गया, K माइनस 2 इंटू BC। अब ध्यान से देखिए, अगर ये A लास्ट में है तो नीचे अगर 2BC मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, 2BC से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ 2BC से डिवाइड कर दिए। अब ये क्या बन गया, cos A बन गया, cos A इक्वल टू यहाँ जाएगा K माइनस 2 अपॉन 2 आ गया। अब K की रेंज निकालनी है ना, हम जानते हैं ट्रायंगल का एंगल अगर हो, अगर एंगल ट्रायंगल का है, अगर एंगल ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल के एंगल में साइन हमेशा क्या आता है? अगर एंगल ट्रायंगल का है तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ट्रायंगल, अब पता नहीं है भाई ए एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, पता नहीं है कैसा है ना, हमें पता नहीं है कैसा आएगा। तो हम क्या करें भाई, इसमें हमें एंगल ए के बारे में जानकारी नहीं है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो भाई ए एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। और अगर ट्रायंगल का एंगल हो, साइन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर अपन कोसाइन की बात करें, क्या ट्रायंगल के एंगल का cos 0 1 आ सकता है कभी?
कि ट्राइंगल के एंगल का कॉस 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। कि कॉस 1 कब आएगा? जब ट्राइंगल का एंगल 0 हो। तो ट्राइंगल के एंगल का कॉस कभी 1 नहीं आ सकता और -1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि -1 कब आएगा? जब पाई होगा। यानी अगर कोई ट्राइंगल का एंगल है तो उसका कोसाइन 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो ट्राइंगल का एंगल का जो कोसाइन है वो 1 भी नहीं आ सकता, ट्राइंगल के अंदर cos 1 भी नहीं आ सकता और वो -1 के बराबर भी नहीं आ सकता। तो सिंस ए ट्राइंगल का एंगल है तो cos A is less than 1 and greater than -1, है ना? साइन तो क्या आता है? साइन तो आता है लेस देन इक्वल टू 0। अगर साइन की बात करते हैं ना तो साइन आएगा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। साइन की बात करें, साइन ऐसा आता है, साइन 1 भी आ सकता है 90 करने पर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नेगेटिव कभी आ नहीं सकता और 0 भी कभी नहीं आ सकता ना, क्योंकि ना एंगल 0 होगा ना एंगल कभी 180 होगा। लेकिन cos की बात कर रहे हैं, cos ऐसा आ गया, बस यहां से रेंज निकाल लो, k - 2 अपॉन 2 लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। तो यहां से आएगा k लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर k की रेंज निकल जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये कौन सा था हमारे पास? ये था हमारे पास A6। A6 के बाद हम आ गए B2 पर आ गए। B2 तो B2 में मेरे हिसाब से शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना? तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। B2 के बाद आ गए अपन B4 पर। B4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे सवाल किया था हमने क्लास में, हमने 10a/2 10c/2 निकाला था, वहाँ ABC AP के नजर रखा था। उसके बाद आ गए अपन B4 के बाद B5 पर। तो B5 में भी हालांकि सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा एक्यूरेटली, जैसा दिया हुआ है वैसे मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। शायद में थोड़ा मैनिपुलेशन था, एंगल दे रखा है, एरिया दे रखा था, तो उससे हमने B into C निकाल लिया और हमें जो है एंगल दे रखा है तो cos A का फॉर्मूला लगा दो। cos A का फॉर्मूला लगा के हम जो है वो B और हमें क्या निकालना है? A निकालना है, तो निकाल सकते हैं ना, दिया हुआ है मेरे हिसाब से। बस वो cos A का जो फॉर्मूला लगाया आपने, cos 120 डिग्री इक्वल, और वो क्या हो गया? अभी cos A था तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और 2bc आ गया। तो b into c तो हमने एरिया से निकाल लिया, b माइनस c हमें दिया हुआ है ना, तो उसको लिखा हमने b माइनस c का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 2bc कर दिया इसको। थोड़ा ये चालाकी की हमने ना और ऐसे लिख लिया। b into c निकाल लिया एरिया से, b into c निकाल लिया एरिया से, b माइनस c आपको दिया हुआ है, ये हम निकाल लेंगे और यहाँ से a को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? ये इन्होंने दिया हुआ था, B5 भी कर लिया हमने। B5 के बाद B8 पर आ गए अपन। B8 तो B8 में भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्लास में कराया था, 3 पार्ट करवाए थे, उसमें दिया हुआ था cos B - C बराबर 7/25, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है ये हमने फ्राइडे वाला एसओटी का पार्ट पूरा कर लिया, फ्राइडे वाला एसओटी का पार्ट पूरा कर लिया। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज सैटरडे वाला भी कर लेते हैं अपन एसओटी का ना, ऐसा करते हैं पहले ना, सैटरडे वाला भी पहले एसओटी का कर लेते हैं, क्यों बच्चों? पहले कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे लाइन बनाना। तो सैटरडे का हमारे पास एसओटी का था एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 A11 था ना, एक्सरसाइज इनका पार्ट 1 A11। तो A11 देखा होगा करके आपने ना, ये A11 भी काफी समय पहले रुड़की के एग्जाम में आया हुआ है ना, ये A11 भी जो है ये रुड़की के एग्जाम में आया हुआ है पहले ना, 96 के अंदर आया था सवाल। तो हो गया, बताओ उसको, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपके सामने, सॉल्यूशन है, बताओ उसको। हाँ, ये कैलकुलेट कर लेंगे चाहे तो अपन, सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उससे भी कर सकते हैं वरना इससे भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ भी एक डी पॉइंट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी इज पॉइंट ऑन एसी। तभी कोई पॉइंट दिया होता है ना, मैं नीचे बना लेता हूँ उसको, मैंने एसी को नीचे बना लिया ताकि डायग्राम अच्छा बनता है। डी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। एंगल सी के बारे में जानकारी है, एंगल सी 60 डिग्री का है, एंगल ए 75 डिग्री का है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसका भी यूज कर सकते हैं, इसको मैंने बी मान लिया ना। और वो बोल रहे हैं भाई ट्राइंगल हमें जो है वो एंगल एबीडी निकालना है ना, इस एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, इस वाला एंगल को मुझे बताना है। और हमने देखा भाई ये एंगल 75, ये 60, तो ये एंगल 45 हो गया। ये एंगल मुझे निकालना है, मैंने मान लिया अल्फा है, तो ये 45 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 माइनस अल्फा। अब हमें इन दोनों के एरिया में रिलेशन दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल एबीडी है उनके एरिया में हमें रिलेशन दिया हुआ है और उसी का यूज करते हैं, उसका यूज करके निकाल लेंगे। हम देखते हैं भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे पहले, इसका एरिया मैंने दिया, इसका डेल्टा 1 और मान लिया इसका एरिया डेल्टा 2 है। तो रिलेशन दिया हुआ है भाई, इसका जो एरिया है दैट इज √3 टाइम्स BCD, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स डेल्टा 2 दिया हुआ है, मैंने मान लिया डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है। अब इसका यूज करके हमें ये वाला एंगल अल्फा निकालना है, तो एंगल अल्फा को निकाल सकते हैं अपन, यही जानकारी बस हमारे पास है ना, और कोई जानकारी है नहीं। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए हाफ AB, उसके बाद आ रहा है BD,
एंड साइन ऑफ एंगल विद देम। साइन अल्फा का यूज कर लिया मैंने इस एंगल को नहीं, उन्होंने जो सॉल्यूशन रखा उससे भी निकाल सकते हैं, ये मैं इससे भी निकाल सकते हैं। अब रूट 3 की जगह रूट 3 लिख दिया मैंने, डेल्टा 2 निकाल रहा हूं तो हाफ डेल्टा 2 इज इक्वल हाफ बीडी और एक आ गया एसी और साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा। देखिएगा नीचे आपको नीचे लिख देता हूं साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा, साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब हमें जो दे रखा है एक तो बीडी से बीडी है ना, बीडी है बीडी और एसी, तो बीडी से बीडी को कैंसिल कर दो, हाफ को हाफ से कैंसिल कर दो। अब एबी और एसी गड़बड़ करेगा, हमें अल्फा निकालना है इसलिए अल्फा में इक्वेशन तो आएगी कोई बात, लेकिन एबी और एसी गड़बड़ करेगा। इसको एक बार लिख लो आप, एबी इंटू साइन अल्फा, फिर आ जाएगा रूट 3 और आएगा एसी साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा, साइन ऑफ पाई बाय 4 ऐसा लिख लिया मैंने। अब हमें क्या है एबी और एसी को हटाना है और उनकी जगह अल्फा वगैरह कुछ लेके आना है। तो ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में देखो, आप इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा दो, अगर इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाऊंगा तो AB के सामने का एंगल कौन सा है 60, तो AB अपॉन साइन 60, AB अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू, अब AC से BC चाहिए, BC है वो AC नहीं है भैया, BC है वो, BC है बच्चा है ना, तो BC कितना आ गया, BC अपॉन साइन 75, उसमें साइन रूल लगा दिया मैंने ट्रायंगल ABC के अंदर, क्योंकि हमें AB और BC को रिमूव करना है ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाए या इसको भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा लाना पड़ेगा, बस यहां से निकाल सकते हैं ना। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB अपॉन BC, या इसको लिख देते हैं पहले AB, बस यहां से बदलाव हो जाएगा हमें, sin 60 is √3/2 और ये आप जानते हैं BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू √3 + 1/2 ये ऐसा आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पर, इसको निकाल सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लो आप, इस 2 से 2 हट जाएगा, इस 2 से 2 हट जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू √2 इंटू √3 अपॉन √3 + 1, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ आ जाएगा, सही लिखा है सर यहाँ से सारा। अब यहाँ से AB अपॉन BC को क्रिएट कर लो, यहाँ AB अपॉन BC को क्रिएट कर लो आप, ये AB अपॉन BC को क्रिएट कर लिया और बड़ी AB अपॉन BC इसको रख दो और सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, उसको यूज करके सोल्व कर लेंगे और उससे मेरे हिसाब से काम चल जाता है शायद, √3 + 1 ये आ जाएगा √3 + 1, साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा लिखा हुआ है, ये √3 लिखा हुआ है, यहाँ हमें अल्फा निकालना है, इसको एक्सपेंड कर दो, ये आएगा sin A cos B माइनस cos A sin B, तो इसको एक्सपेंड करने पर ऐसा आ जाएगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ऐसा आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन √2, तो ये √3 से √3 हट जाएगा और ये जो √2 आएगा ये √2 यहाँ आ जाएगा, therefore this is 2 अपॉन √3 + 1 और ये साइन से डिवाइड कर दो उसको, ताकि हो जाएगा cot अल्फा माइनस 1। मतलब यहाँ से cot अल्फा सिंप्लीफाई करेंगे तो फटाफट एंगल अच्छा सा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आ गए A11 के बाद A13 पर आ गए। A13 में भी ये डायग्राम बना रखा है, डायग्राम बना के, जरूरी है डायग्राम वो जो उन्होंने बना रखा है वैसा ही बनाया है, वैसा बना रखा है तो दिया है भाई उन्होंने, सॉल्यूशन दिया हुआ है, मुझे रखा है उन्होंने डायग्राम जैसा हमारे सामने वैसा ही बना सकते हैं। हमें दिया हुआ है अगेन इन अ ट्रायंगल D इज अ पॉइंट ऑन AC, जब इसे कोई D पॉइंट लिखा हो तो मैं डायग्राम ऐसा बना लेता हूं, AC को यहां बना लो, D पॉइंट को यहां मान लो, और वर्टेक्स भी बनाना है मुझे, ट्रायंगल बना लिया मैंने, फिर जैसा बोलते जाएंगे वैसा करते जाएंगे अपन, D को बना लिया मैंने, तो AC AD इज इक्वल टू BC, तो AD बराबर BC दे रखा है, AD बराबर BC, BC की लेंथ हम जानते हैं A के बराबर है, ये लेंथ भी कितनी आ गई है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, वो भी A के बराबर है, A भी A के बराबर। आगे दिया BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, फिर दे रखा है एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 2x, ये एंगल 2x के बराबर है, और अगर ये 2x होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2x के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल BDC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2x आ गया। फिर एंगल BAD दिया हुआ है, BAD इज 3x, ये एंगल 3x के बराबर दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है भाई ऑल एंगल्स आर इन डिग्री, तो x की वैल्यू निकालनी है हमने, नहीं x भी डिग्री में आ जाएगा, तो देख सकते हैं ना। अब देखो ये 2x है, ये भी 2x है, तो ये एंगल कितना आ गया, पाई माइनस 4x आ गया, या ये एंगल कितना आ गया 4x आ गया, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 7x आ जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस 7x,
और हमें एक्स निकालना है ना, तो अलग अलग ट्राइंगल है हमारे पास, एक बार ट्राइंगल एबीडी है और एक बार ट्राइंगल बीसीडी है ना, इनमें साइन रूल लगाते जाओ, एक बार ट्राइंगल एबीडी को ले लो और एक बार ट्राइंगल एसीडी को ले लो, और इनमें अगर हम साइन रूल लगाएंगे तो हमारा काम चल जाना चाहिए और एक्स निकल जाना चाहिए ना। बेसिकली हमें क्या है, साइड लेंथ के बारे में जानकारी नहीं है ना, ठीक है, ये जानकारी है भाई, ये भी है, ये भी है, ये जानकारी है कि एडी की लेंथ बराबर है ना, तो एडी और बीडी हमें बराबर दे रखा है, एडी और बीसी बराबर दिया हुआ है, और हमें दे रखा है कि बीडी इज इक्वल टू सी। तो इन्हीं को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपन, ताकि इनका यूज कर सकें। पहले इस ट्रायंगल में देखा हमने, इस ट्रायंगल में लगाओ एडी इज इक्वल टू एडी अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अब एडी के बाद क्या ले लो, बीडी को ले लो, एडी एबी को क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि एबी का रिलेशन दे रखा हमने इसे बीडी को लिया, एडी लिया, और जब इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो बीसी को ले लेंगे ना, क्योंकि वो बराबर है। अब एक बार ले लो बीडी को, बीडी अपॉन साइन ऑफ 3x, ये इस ट्रायंगल में साइन रूल लगा दिया मैंने, एडी लिया, सामने का एंगल ले लिया, बीडी ले लिया, सामने का एंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस पर लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, एडी और कौन बराबर है, बीसी बराबर है। जब इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं तो बीसी को लिया मैंने, बीसी के सामने का एंगल क्या हो गया, पाई माइनस 4x। अब वो बीडी कॉमन है सही ना, तो बीडी लगा, तो बीडी अपॉन अगेन बीडी अपॉन बीडी के सामने का एंगल क्या आ जाएगा, 2x, ये 2x आ जाएगा। बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप, क्योंकि एडी और बीसी बराबर है तो ये कट जाएगा ना, ये बीडी भी कट जाएगा ना, और इक्वेशन एक्स में आ जाएगी। कर लेंगे मेरे हिसाब से, आप सॉल्यूशन भी दिया हुआ आगे ना, सॉल्यूशन डिफरेंट तरह से भी दे रखा है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन, एडी से बीसी कट जाएगा और बीडी से बीडी कट जाएगा, और बचेगा हमारे पास, उसको मैनिपुलेट कर लेंगे और उसको निकाल सकते हैं, फिर उसको निकाला जा सकता है। तो ये 13 पर आ गए, फिर अपन उसके बाद B4 पर आ गए, उसके बाद B4, तो B4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, B4 निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, सॉल्यूशन दिया हुआ है अप्रोप्रिएटली, कोई दिक्कत नहीं है ना, B4 हो जाएगा। B4 के बाद C1 में भी मेरे हिसाब से किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन पूरा आज साफ साफ लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, C1 में भी है ना। उसके बाद आ गए अपन, हम आ गए A2 पर आ गए, एक्सरसाइज 2 के अंदर आ गए A2 में, एक्सरसाइज 2 का A2, तो A2 में दिया हुआ है भाई, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड इज नॉट लेस देन दिस, तो वो भी दिया हुआ है। अब एल्टीट्यूड के लिए चाहो तो आप C sin भी यूज कर लो, या चाहो तो 2 डेल्टा अपॉन A यूज कर लो, जो दे रखा है ना एल्टीट्यूड की लेंथ हम निकाल सकते हैं ना। बेसिकली ये एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A की बात कर रहे हैं या ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B की बात कर रहे हैं, नॉट लेस देन मतलब उससे छोटा नहीं है, तो बड़ा हो सकता है या उसके बराबर होगा ना, ये ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A की बात कर ली। अब इसकी लेंथ को डायरेक्ट याद कर रखा है हमने, एडी की लेंथ क्या होती है, 2 डेल्टा बाई A होती है, एडी की लेंथ होती है 2 डेल्टा बाई A, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A इज 2 डेल्टा बाई A, B से निकालना तो 2 डेल्टा बाई B आ जाएगा। तो उन्होंने क्या इसका यूज नहीं कर रहा, सॉल्यूशन दिया उसमें इसका यूज नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये लेंथ C है, ये एंगल B है, ये एंगल B है, तो AD को मैं ऐसे लिख सकता हूं, AD इज इक्वल टू, AD वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो AD को लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू C sin B, ऐसा भी लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ठीक है 2 डेल्टा बाई A तो है ही सही, हम इससे भी निकाल सकते हैं आंसर, ये इससे भी निकाल सकते हैं, उन्होंने सॉल्यूशन में इससे दिया हुआ है, और इसे एक AD को लिख रखा है उन्होंने, एक AD निकाल लिया, C sin B का यूज कर लिया, जरूरी C sin B का यूज करें अपन, चाहे तो B sin C का भी यूज कर सकते हैं, B sin C का भी यूज कर सकते हैं, क्या हम इसका भी यूज कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला ये लिखा है, मान लो सब अपन इससे करते हैं, वरना इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात जो सॉल्यूशन दिया है वो बता रहा हूं मैं आपको, वरना अपन इससे भी कर सकते हैं, मान लो हमारे को ये फॉर्मूला लिखा है भाई, आपने हमें ये याद है, याद तो ये भी होना चाहिए, इसको इससे भी निकाल सकते हैं हम। अब इससे देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है जो एल्टीट्यूड है ड्रॉन फ्रॉम AD नॉट लेस देन BC, मतलब या तो वो BC के बराबर है या BC से बड़ा है, और व्हाट इज लेंथ ऑफ BC, स्मॉल है, तो अपन बोल सकते हैं 2 डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू A स्क्वायर। सिमिलरली देखें अब एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B, एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स नॉट लेस देन C है, AC के बराबर नहीं है, AC से छोटा नहीं है, उसके बराबर है या उससे बड़ा है, तो आएगा 2 डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू B स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 4 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई, अगर इनफिनिटी की साइन सेम है या तो मैं उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं या मैं उनको ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता मैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
अब हम देख रहे हैं डेल्टा निकाल सकते हैं, यहाँ ए और बी डेल्टा निकाल सकते हैं, तो सिर्फ 4 की जगह 4 डेल्टा लिखा मैंने हाफ ए बी साइन सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डेल्टा की जगह मैंने लिख दिया हाफ ए बी साइन सी, तो हाफ से 1/4 आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे किया उन्होंने, इससे भी ये निकाल के दिखाया उन्होंने कि साइन स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब हम जानते हैं 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, और अगर ट्राइंगल का एंगल है तो साइन सी -1 हो नहीं सकता, तो साइन सी बराबर 1 आ गया, तो सी बराबर क्या आ गया 90 आ गया, सी बराबर 90 आ गया, और अगर सी बराबर 90 आया तो सी पर 90 बन गया, राइट एंगल बन गया, और सी पर अगर राइट एंगल बन गया तो उससे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हमने, ये तो स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, हाफ ए बी आ गया, डेल्टा बराबर हाफ ए बी आ गया, और डेल्टा अगर हाफ ए बी है, डेल्टा अगर हाफ ए बी, व्हाट इज 2 डेल्टा, 2 डेल्टा आ गया ए बी के बराबर, ए बी के बराबर आ गया, तो 2 डेल्टा को लिख दो यहाँ ए बी, 2 डेल्टा को मैंने यहाँ ए बी लिखा, ए बी साइड लेंथ है, इसको डिवाइड कर दो इससे, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यहां से आ गया b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, जैसा रहेगा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो b a के बराबर है, उससे बड़ा है, a b के बराबर है, तो a बराबर b आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा आइसोसेलेस, ट्रायंगल उससे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा हमारे पास, है ना। ऐसे निकाल लिया इसको, मैं a2 निकाल लिया, a2 के बाद मैंने दिया था आपको a5, तो a5 में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत a5 को देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है, और ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं ना, कल निकाल लेते हैं, चलो उसको कल निकालेंगे, फिर कल कैलकुलेट करेंगे इसको, a5 को कल करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो एक तो आज स्टेट लाइन का वो फ्राइडे वाला स्टेट लाइन का बचा हुआ है शायद 5 और 10 वो दे रखे थे मैंने ना, तो एक तो उनको कर लेंगे, फ्राइडे वाला जो स्टेट लाइन का बचा हुआ है एक्सरसाइज का पार्ट 5 और 10, और एक मंडे वाला होमवर्क लिख रहे हैं अपन स्टेट लाइन के अंदर एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूरा हो जाएगा मेरे हिसाब से ना। अब एसओटी पर आ गए, एसओटी में कुछ होमवर्क लिखते हैं अपन एसओटी के अंदर, एक मिनट लगेगा बस ना। D3 करना है, D3 एक्सरसाइज 1 के अंदर, एक्सरसाइज 1 D3 D1 भी करना है इसको, D1 D3 D1 एंड D3 एक्सरसाइज 2 के अंदर। एक मिनट बच्चा ना, एक मिनट बस। तो ये इसमें C1 करना है, B9 करना है, B9 B12 C1 C2 C5 C11 D5, ये करके लाना है। D5 लिखा हुआ है लास्ट में, D5 ये करके लाना है, ठीक है ना। इन सवालों को करके लाना है अपने, तो कल डिस्कस करेंगे इनको फिर। अब बचा हुआ होमवर्क हमारा कल का बचा हुआ है, तो करेंगे डिस्कस को कल। और सर का जो एक्स रेडियस के फॉर्मूले लिखा है उनको याद करके आएंगे कल आप।